बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें, ताकि आपके दिन भर की रूटीन खूबसूरत गुजरे। आप जो एक अजीब सी बेचैनी का शिकार होते हैं, एक एंजाइटी डिप्रेशन में आप मुब्तला रहते हैं, तो उससे निकलने का वाहिद एक यही हल है, यही ज़रिया है कि आप उस पाक ज़ात का नाम लें, उसका शुक्र अदा करें और उसके बाद आप अपने मामूल के काम के लिए रवाना हो। अच्छा, इसके अलावा फैमिली को ज़रूर सुबह थोड़ा सा वक्त दिया करें, उनके साथ नाश्ता बैठ के कर लिया करें, उसके बाद आप अपने काम के लिए रवाना हुआ करें। जो इतनी मेहनत, इतनी तगदो करते हैं, किसके लिए करते हैं? इसी फैमिली के लिए करते हैं। तो जब इस फैमिली को वक्त नहीं देंगे तो इतनी मेहनत का, इतनी कमाई का क्या फ़ायदा? इतना जो आप स्ट्रेस लेते हैं उसका क्या फ़ायदा जब आप उस फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त नहीं गुजार सकते? तो कोशिश किया करें कि आप अपनी फैमिली के साथ भी जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड करें। क्वांटिटी पे ना जाया करें, ज़रा क्वालिटी को मद्देनज़र रखा करें। हम क्वांटिटी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि ज़्यादा टाइम होगा तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज़ तो ऐसा नहीं। अपने जो मामूल के काम हैं उनमें बेहतरी लाना, अपनी रूटीन को खूबसूरत करना, हर चीज़ को बैलेंस करना, मैनेज जो है वो करके चलने से ही ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। अदरवाइज़ फिर हम शिकवे शिकायत ही करेंगे कि वक्त पूरा नहीं पड़ता, अभी काम रहते हैं लेकिन दिन ख़त्म हो जाता है, जो हम इतना कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती। तो ये फिर छोटे छोटे एक्सक्यूज़ जो है ना, ये ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो कोशिश किया करें कि लाइफ को आप ज़रा बैलेंस करके लेके चलें और अपने प्लान्स जो हैं वो बना के रखा करें कि मैंने आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। तो इससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, आसानी होगी। इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के पहले टॉपिक की बात करूँ तो बहुत ही अहम है, ये भी आपकी ज़िंदगी से रिलेट ही करेगा, क्योंकि हर इंसान जो है वो कामयाब होना चाहता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है। जैसे जहाँ जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑब्वियसली उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं। सो आज का जो पहला टॉपिक होगा वो ये है कि हमारे अगर लोगों की बात की जाए, नौजवानों की ख़ासकर बात की जाए जो ग्रेजुएट हो रहे धड़ाधड़, हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रेजुएट निकाल रही है। काबिल बहुत ज़्यादा हैं हमारे बच्चे, नौजवान काबिलियत रखते हैं, टैलेंटेड हैं, हुनरमंद हैं माशाल्लाह से, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिलती। अब ये एक बड़ा सवाल है कि टैलेंटेड भी हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री उनके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। वजह क्या हो सकती है? तो आज इस वजह को हम तलाश करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सुनने को मिलता है कि उन्होंने या तो सीवी इस तरह बनाई हुई होती है कि एक्चुअल में वो होते नहीं है जो सीवी के अंदर चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है, या फिर प्रॉपर वो सीवी नहीं क्रिएट कर पाते जो वो सलाहियत रखते हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो प्रॉपर मेंशन नहीं कर पाते। यानी कि आपकी सीवी जो है वो भी बहुत मैटर करती है कि आपने किस तरह की बनाई। यानी फर्स्ट लुक में ही जो जिसके पास सीवी जाती है, जो एचआर मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो आपकी सीवी को देख के ही आपको आधा जज कर चुके होते हैं। इसके अलावा जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर कर रही होती है कि आपने ड्रेसिंग जो है वो किस तरह की है। आप जैसी दरवाजे से एंटर होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बैठना जो है वो बता देता है कि आया अब आगे इस बंदे के साथ जो है वो क्या करना है या क्या होने वाला है। तो देन जब बातों का सिलसिला शुरू होता है तो उससे मज़ीद ऑब्वियसली चीज़ें सामने आती हैं। तो इन सारी तमाम चीज़ों पे आज हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि काबिलियत भी हमारे बच्चे के पास है, डिग्री भी है, कहीं ना कहीं उसने इंटर्नशिप की हुई है, एक्सपीरियंस भी उसके पास मौजूद है, लेकिन इंटरव्यू में वो बार बार नाकाम हो जाता है। बेसिक रीज़न क्या हो सकती है? किस तरह से उनको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जा सकता है, उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है, या प्रोफेशनल लोगों के साथ किस तरह से वो रह के चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आइए ज़रा इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। सैयद नईम बुखारी साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि एक अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए, जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, फिर हम जो हमारा मौजू है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप तमाम डिटेल पे हम आएंगे कि अच्छी नौकरी के लिए क्या सिर्फ काबिलियत या डिग्री का होना काफ़ी है? देखिए महविश, जो आपने अपने बयानिया में आगाज़ से बात की है ना, अल्लाह पाक की मदद तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने रिस्क की तलाश में निकलते हैं, नौकरी एक रिस्क होता है, तो जब आप अपने रिस्क की तलाश में निकलते हैं तो पहले अल्लाह पाक की मदद होती है। अल्लाह पाक की मदद किस तरह हासिल की जा सकती है, तमाम मुसलमानों को इस बात का पता है। अब जब स्पेसिफ़िकली हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या हम वहाँ जाते हैं इंटरव्यू देने, या हम शॉर्ट लिस्टिंग तक भी आते हैं, तो देयर आर
मैनी पैरामीटर्स, एक पैरामीटर नहीं होता, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पहले आप जब अपना CV बनाते हैं उसमें डिग्री तो आपके पास है, काबिलियत भी आपके पास है, फिर नसीब अल्लाह बनाता है, लेकिन आपकी अपनी जो है स्किल्स वो मैटर करती हैं to write the CV, to manage your CV. CV मैनेजमेंट से मुराद ये है कि भी आपने अपने CV में जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ आपने क्या लिखा है, ठीक है ना जी, क्या आपने वहाँ लिखा है कि भी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले CV शुरू होता है आपके ऑब्जेक्टिव से, उसके बाद आपका टॉप स्किल्स क्या हैं कि भी क्या आप उस ऑब्जेक्टिव को मीट करते हैं। फ़र्ज़ किया मैं एक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं क्या कार्डियोलॉजिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नेवर, ठीक है ना। तो या मैं कोई ऐसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि जिसमें टेक्निकल स्किल ज़रूरत हो, बजाय ये फिर मेरे वक्त का, क्योंकि वक्त भी एक वसीला है, वसाइल का ज़िया है, तो अपने वसाइल को आप जितना एफिशिएंट यूज़ करेंगे उतनी आपकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। उन इम्कानात में आपकी गुफ्तगू, आपकी वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो आपका इस वक्त मैटर है कि जी क्या काबिलियत और डिग्री लाजमी है इसके लिए, इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें लाजमी हैं। ये तो लाजमी हैं ही हैं क्योंकि ये तो बेसिक क्राइटेरिया होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, आजकल ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना जी। अच्छा, बहुत सारे हम देखते हैं कि माशाल्लाह से काबिल नौजवान होते हैं, इंटरव्यू की जब बात आती है, इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो ठीक है उनकी CV भी सबमिट हो गई, उनको शॉर्ट लिस्टेड जो है वो भी कर लिया गया, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस स्टेप पे वो नाकाम हो जाते हैं, वजह क्या है? उसकी 2-3 वजूहात होते हैं। एक तो एक दबाव होता है कि जी हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोग होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, हम इतने नहीं हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेल्फ बिलीफ, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ बिलीफ होता है कि आप अपने इनर को सेटिस्फाई करें कि जी आई कैन ऑब्टेन दिस जॉब, आई एम फॉर दिस जॉब, और आई विल डू दिस जॉब एंड आई विल अचीव दिस टारगेट। जबकि कॉन्फिडेंस होता है कि जी आप बाहर से पोर्ट्रे करें, बाहर को पोर्ट्रे करें कि जी यस सर। कॉन्फिडेंस से, एतमाद से आपका जवाब देना, आपका जो सवाल, अगर आपको सवाल नहीं आता तो उसको माजरत कर लेना कि सर आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि कोई भी शख्स, ये एक चीज़ लाजमी है हमारे नौजवानों के लिए कि वो इंटरव्यू में बाज़ औक़ात दबाव लेते हुए सवाल का जवाब देने के लिए गलत जवाब दे देते हैं। अगर आपको जवाब नहीं आता, जस्ट से सर आई एम सॉरी, आप अगला सवाल कर सकते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है, तो इट विल बी अप्रिशिएटेड कि जी आपने सच बोला कि आपको जवाब नहीं होता, रादर ना कि आप वो तोड़ मरोड़ के जवाब इधर उधर के देना शुरू इधर का जवाब देंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है ना नेगेटिविटी में जाता है। ओके सर, एक मुअस्सर और प्रोफेशनल CV हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि लोगों ने 3-3, 4-4 पेजेस की CV जो है वो क्रिएट कर रखी होती है, तो एक आप क्या समझते हैं कि प्रॉपर प्रोफेशनल ऑफिशियल जो CV है जो कि ऑब्वियसली इम्पैक्ट भी अच्छा डाले, वो कैसी होनी चाहिए? देखें, 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है आपका CV। उसको कभी भी इन 5 चीज़ों के अलावा आप बाहर ना निकलने दें। पहले आप लिखें अपनी टैग लाइन। एक पहली जो कंटेंट होता है कि हु यू आर, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट इज़ योर ईमेल, वो आपका पहला आपका पोर्शन हो गया। दूसरा आपका दूसरी लाइन CV का ऑब्जेक्टिव। तीसरा आपका स्किल, ठीक है ना जी, आपके पास क्या टॉप स्किल्स हैं 4, आप अच्छे टाइपिस्ट हैं, आप अच्छे मैनेजर हैं, आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, जो जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अच्छे एग्रेरियन हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे टेक्नीशियन हैं, आप अच्छे ड्राइवर हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा लिखें आप अपनी क्वालिफिकेशन, ठीक है ना जी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, हाउ डू यू मीट द क्राइटेरिया ऑफ दिस जॉब रिक्वायर्ड। और आखिरी चीज़ जो है वो फिर है आपका वर्क एक्सपीरियंस, कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है। अच्छा, यूजुअली लोग क्या करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसको लिख देते हैं फेक,
کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ کام کیا, میں نے فلاں جگہ پہ, اور جب وہ ویریفائی ہوتا ہے تو وہ آن دی سم ٹائمس جو پیپل ہے, وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ جاب لوز کر جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے ہمیں. اچھا, تھرڈلی جو امپورٹنٹ چیز ہے ان ساری چیزوں کے اندر, آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ نے انٹرنشپ بھی کہیں کی ہوگی, اگر آپ نے انٹرنشپ بھی نہیں کی ہے تو آپ اپنے ورک ایکسپیرینس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. ڈیورنگ یور اسٹڈیز آپ وہاں مینشن کریں کہ جی میں اتنا کام جانتا ہوں کہ آئی کین پرفارم دس جاب ایٹ دی بگننگ, کیونکہ جب آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس نہیں ہوگا یو ول بی دا بگنر, تو بگنر کے لیے زیادہ تر ورک ایکسپیرینس ضرورت نہیں ہوتا. تو بچوں کو یہ چاہیے. اور بات آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, بگنر کے لیے اپنے کا زیادہ ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جس کمپنی کی بھی جابز آئی ہوئی ہوتی ہیں منیمم میکسیمم اس پہ انہوں نے ایکسپیرینس مینشن کیا ہوتا ہے 2 سال سے 5 سال 10 سال کا یہ ایکسپیرینس, یعنی کہ اسٹارٹ اپ تقریباً 2 سال سے 3 سال سے ضرور لکھا ہوتا ہے. تو اب جو فریش گریجویٹ ہیں وہ کہاں سے اتنے ایکسپیرینس لائے, تو وہ پھر جان بوجھ کے وہ پھر اوبیسلی نوکری لینے کے لیے وہ غلط اس پہ مینشن کر دیتے ہیں. دیکھیں ڈیورنگ دی اسٹڈیز usually you do the assignments, you do the certain experience related work. You can mention that in your experience کہ جناب ہم نے اپنی اسٹڈیز میں ڈیورنگ دی گریجویشن پروگرام ہم نے یہ اسائنمنٹس کمپلیٹ کی ہیں, یہ ہم جانتے ہیں لکھنا, یہ ہم رپورٹ کرنا جانتے ہیں, ہم نے اپنی رپورٹ بنانا جانتے ہیں, ہم لکھنا جانتے ہیں, ہم ٹائپ کرنا جانتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو آج کل گریجویٹ ہو اور وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نہ ہو. کیوں آپ سے پوچھتے تو یہی ہے نا کہ آپ کو کمپیوٹر آتا ہے, ایم ایس آفس آتا ہے, یہ سارے چیزیں بچوں نے اپنی اسائنمنٹس کی پریپریشن کے دوران لکھی ہوتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو گریجویٹ ہیں, ہم تو آن جاب تو ایک دن نہیں گئے, بٹ دے فارگیٹ ٹو مینشن اٹ ان دیئر سی وی کہ جی وہ جو انہوں نے کیا بھی ہوتا ہے آلریڈی. اور اگر اسی طریقے سے سم سکلز کی جابس ہیں, جیسے کوئی ڈرائیور کی جاب ہے, تو اگر آپ نے آن جاب ڈرائیونگ نہیں کی بٹ یو ہیو ڈروون دا کار فار سرٹن مائلس, آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی مجھے 4000 مائلس کا 2000 مائلس ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس ہے جی, میں نے پاکستان کے روڈز پہ یا ابراڈ میں نے کہیں بھی یہ ڈرائیونگ کی ہوئی ہے, یہ ایکسپیرینس ہے, میں نے فلاں جگہ پہ کوئی بھی ٹیکنیکل سکل ہے اس کو میں نے فلاں جگہ پہ امپورٹ کیا ہوا ہے. صحیح. اچھا یہ نعیم صاحب, اب یہ جو آپ نے چیزیں بتائی, اب یہ نوجوانوں کو آبویسلی بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ جاب نہیں کی لیکن پھر بھی وہ کام زندگی میں آپ کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ سی وی میں مینشن کر سکتے ہیں. اس پہ مزید ناظرین بات کرتے ہیں. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, قابلیت کے باوجود لوگوں کو نوکری نہیں ملتی, وجہ کیا ہے, انٹرویو پراپر نہیں دے پاتے, سی وی کا ایشو آتا ہے, کمیونیکیشن اسکلس کا ایشو ہے, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ایک پروفیشنل وے میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آیا سی وی کیسی ہونی چاہیے, آپ نے انٹرویو کیسے دینا ہے, آپ کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے اس کو کیسے آپ امپروو کر سکتے ہیں. تو اسی پہ بات کریں. نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نعیم صاحب بتائیے گا کہ کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے نوکری حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں کمیونیکیشن اسکلز کی جب بات آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں جو مینجمنٹ سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ مینجمنٹ میں سائیکالوجی کو اپلائی کرتے ہیں, دے ہیو میڈ اے ریسرچ, یہ میں آپ کو ریسرچ بیس بات کر رہا ہوں کہ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں. اس کا جو پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہے اس کی شکل و صورت, اس کی اپیئرنس. اس کا سیکنڈ جو ہوتا ہے, اچھا یہ شکل و صورت جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور اس کا اس ریسرچ کے اندر منیمم رول آیا ہے شخصیت کا 3%, ٹھیک ہے نا جی, اور 6% رول ہے آپ کی اپیئرنس کا, ٹھیک ہے نا کہ جی آپ ہاؤ ڈو یو اپیئر, ٹھیک ہے نا جی. یہ 9% میک 2 components اینڈ 91% آف یور پرسنالٹی, آپ کی شخصیت کا 91% جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے, آپ کی گفتگو ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بظاہر, اور بہت اچھے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں, مہنگے پہنے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو متاثر نہیں کر پاتے. جبکہ دوسری طرف اگر کوئی بندہ بظاہر آپ کو اچھا نہیں لگ بھی رہا ہوتا اور اس کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہوتے, اس کی اپیرنس بھی اچھی نہیں ہوتی, لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی طرف لوگ فالوور زیادہ ہوتے ہیں, اس کو لوگ
लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उसके लोग ज़्यादा अकीदतमंद होते हैं बानिस्बत उसके। तो आप जब इंटरव्यू देने जाए तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी कम्युनिकेशन पे होना चाहिए। उसको बेटर करने के लिए आप पहले से तैयारी करके जाएं इंटरव्यू के लिए। बगैर तैयारी के इंटरव्यू देना फ़ायदेमंद नहीं होता। आप इसको जब तैयारी करके जाएंगे कि भी रेलेवेंट वर्ड्स कौन सी हैं, रेलेवेंट जॉर्गन्स कौन सी हैं, रेलेवेंट आपके चीज़ें इस जॉब के लिए कौन कौन सी हो सकती हैं, और आप उसको फिर बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं चीज़ों को, और आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। और वो कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका ठहराव। किस ठहराव से, किस अंदाज से आप अपनी गुफ्तगू करते हैं। अगर आप यकदम एक रफ्तार में बात करेंगे इंटरव्यू पैनल के सामने तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि वो शायद लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, इसके साथ जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स हैं, इसके साथ साथ जो आपका बॉडी लैंग्वेज है जी, वो कितना मैटर करता है? बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपको प्रोफेशनल से मतलब ये है कि माशरती अदब व अदाब का आपको ख्याल रखना चाहिए। कहीं भी आप जाएं, किसी भी आप मीटिंग में जाएं, किसी भी आप इंटरव्यू में जाएं तो माशरती अदब व अदाब, इजाज़त लेकर जाएं, अस्सलाम करके बैठें, फिर आप सवाल पहले सुनें, फिर आप जवाब दें, फिर ये सारी नोट हो रही होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि आपको किस किस अंदाज से अपनी गुफ्तगू को वहाँ पर प्रेजेंट करना है, ये बॉडी लैंग्वेज है आपकी। शाउट नहीं करना इंटरव्यू में, बेशक आपके उसके खिलाफ जा रही हो बात। फिर आपने अपने हाथों को ज़्यादा हरकत नहीं देनी, आपने अपने कुर्सी को ज़्यादा आगे पीछे मूव नहीं करना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, ये चीज़ अपने नोट किए कि अगर वो उनसे बात कर रहे हो या वो जवाब दे रहे हो तो वो अपनी चेयर को जो है ना वो हिला रहे होते हैं। इंटरव्यू में ये ज़्यादातर ये पसंद नहीं किया जाता फॉर्मल, क्योंकि इसके इंटरव्यू कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ये इसको नहीं पसंद किया जाता इन चीज़ों को। अच्छा, किस तरह से जो है वो नौजवान इंटरव्यू के लिए जाए तो वो एक प्रॉपर तैयारी करे, कैसे वो तैयारी कर सकता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे, जैसे आपने भी पहले जिक्र किया कि वो तैयारी करके नहीं जाते, तो अगर किसी भी कंपनी के लिए वो जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं तो तैयारी का एक मौसर तरीका क्या होना चाहिए? कैसे वो तैयारी कर सकते हैं? कहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं? इसमें 3 चीज़ें हैं मेजर। पहली चीज़ है कि आप जॉब अंडरस्टैंडिंग करें कि भाई ये जॉब है क्या। दूसरी चीज़ है आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को बार बार पढ़ें और उसमें देखें कि कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन में एलिमेंट है जो आपको ज़्यादा फैसिनेट करता है, और उस पर आप ज़्यादा फोकस रखें। जब आपका उस पर ज़्यादा फोकस होगा तो आप इंटरव्यू पैनल को उसके इर्द गिर्द आप घुमाएंगे, ठीक है ना जी। तीसरी बात जो है, आप AI से हेल्प ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स फॉर ए मैनेजर, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स टू बी अंडरस्टूड फॉर द अकाउंटेंट। तो उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको देख के जाएं और उनके ऊपर आप गुफ्तगू करें अपनी। AI आजकल बहुत आपके लिए हेल्पफुल है कि आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप कह सकते हैं कि जी मैं इस इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो हाउ शुड आई स्पीक एंड व्हाट शुड आई स्पीक, तो वो आपको AI की तमाम ऐप्स आपको बताती हैं ये चीज़ें। तो अब जो आज का हमारा नौजवान है वो क्या जॉब के लिए जाते हुए प्रॉपर इन चीज़ों को फॉलो करता है, तैयारी करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने स्पीकिंग स्किल्स, इन पे वो काम कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ उसको ये होता है कि हाँ ठीक है बस मैं जाऊँगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी? महविश, असल में इशू पता क्या है, आजकल के नौजवान में मायूसी ज़्यादा है। क्यों? उसकी मैं वजूहात बताता हूँ। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में रोज़गार है नहीं। जब पाकिस्तान में देखें इस वक्त पाकिस्तान में एनुअली 18 लाख ग्रेजुएट पैदा हो रहा है। अब 18 लाख ग्रेजुएट्स में हमारे पास एक वक्त था 27 यूनिवर्सिटीज़ थी, सिर्फ आज से 26 साल पहले सन 2000 पे। आज हमारे पास 227 यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है ना जी। और वो 227 यूनिवर्सिटियां ग्रेजुएट्स की फैक्ट्रीज हैं। अच्छा, बगैर किसी आपको लर्निंग नॉलेज के, बगैर किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के, थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ग्रेजुएट करा के मार्केट में फेंक रही हैं। ये बात है। और इररेलेवेंट वो पढ़ा रही हैं कि जो मार्केट की डिमांड ही नहीं है। ना यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिया इंडस्ट्री से लिंक अप करता है कि जी इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ना इंडस्ट्री कोशिश करती है कि भी कॉर्पोरेट सेक्टर के वो जाए यूनिवर्सिटीज़ के पास कि जी हमें ये बच्चे दें, हमें ये नौजवान चाहिए। अब देखें हुकूमत
نے ایک پریارٹی دی ہے IT سیکٹر کو. IT سیکٹر میں اس وقت سب سے زیادہ جابس ہیں. کیوں؟ حکومت کی پریارٹی ہے. 3.8 ارب ڈالر کی ان IT کے بچوں نے آپ کو ایکسپورٹ بھی کر کے دیں IT کی, تو وہ ارن بھی کر رہے ہیں, فری لانسرز بھی ہیں. اچھا, پھر وہ ایسا سکل ہے جس میں بچے خود بھی کما رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جب آپ کے پاس نوکریاں کم ہوں تو مایوسی ہوتی ہے. اب ایک پوزیشن کے لیے آپ کے پاس اگر 1600 امیدوار ہوگا تو بہت ساری مشکل ہوگی. سلیکٹ کرنے والوں کو بھی 1600 میں سے صرف 30 یا 40 یا 50 کو وہ ٹیسٹ کے لیے بلائیں گے, ان 50 میں سے 10 کو وہ انٹرویو کے لیے بلائیں گے, 10 میں سے ان کو ایک کرنا ہوگا. وہ انٹرویو والوں کے لیے بھی ایک سخت فیصلہ ہوتا ہے کرنا کہ جی کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں. امیدوار نیلے پہ دیلا ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بہت ڈیفرنس ہوتا ہے لوگوں کے درمیان, ایسا بھی نہیں ہوتا. اوکے. اچھا, جو ڈیورنگ انٹرویو جو کینڈیڈیٹ ہے جو گھبرا جاتا ہے, پینک ہو جاتا ہے یا انزائٹی اسے ہونے لگ جاتی ہے, اس چیز پہ وہ کیسے قابو پا سکتا ہے؟ اس چیز میں پھر وہی میں آپ کو بات کروں گا, سیلف بلیف اور سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس آپ اگر لے کے جائیں گے کہ جی میں نے یہ پورٹری کرنا ہے, یہ میں نے آج ایک ایکٹنگ کرنی ہے, ایک ایکٹر بن کے جانا ہے اور میں نے اپنی ایکٹنگ کو کامیاب کرنا ہے. نالج تو آپ کے پاس ہوگا کیونکہ آپ گریجویٹ بھی ہیں, ریلیونٹ بھی ہیں, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا. جب آپ انٹرویو تک پہنچتے ہیں تو آپ نے بہت سارے پیچھے سے وہ چیزیں فل کر لی ہوتی ہیں, کرائٹیریا بھی فل کرتے ہیں, پھر شارٹ لسٹ بھی ہو کے آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں میں سے آپ شارٹ لسٹ ہو کے آتے ہیں. تو آپ کو پینک ہونے کی پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انٹرویو پینل کا بندہ آپ سے کوئی ایسا سوال کر بھی لیتا ہے کہ جیسے آپ کے ذہن پر برڈن آ جاتا ہے ایک دم, اور یو فیل پینک اینڈ یو فیل ڈسٹربڈ, ڈونٹ شو دیم. دس از دا ایڈوائس کہ بھی آپ نے شو نہیں کرنا کہ جی میں پینک میں ہوں. آپ کانفیڈنس سے جواب دیتے رہیں یا معذرت کرتے رہیں یا ان کو آپ بڑا ہوتا ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایمبینس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے. اچھا, جب پینک کریٹ کرتے ہیں آپ نے کہا شو نہیں کرنا, موسٹلی وہ ہاتھوں کو یوں کرنے لگ جائیں گے. اس سے آبویسلی جو انٹرویو لینے والا ہے وہ پینل بیٹھا ہے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے, آپ کی باڈی لینگویج آپ کو وہ جج کر رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے آئی تھنک یہی تو ایڈوائس ہے نا جی. آپ نے پینک نہیں ہونا کسی بھی صورت, ٹھیک ہے نا. آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا, آپ نے اپنی باڈی لینگویج میں ایسے نہیں کرنا, کیونکہ یہ جب آپ ایسے کر لیتے ہیں اٹ مینس کہ آئی ہیو اینڈڈ دا تھنگس, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے مینیج کرنا ہے چیزوں کو, کوشش کریں آپ, کوشش کرنی ہے بالکل. اچھا, جو تعلیمی اداروں کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ دھڑا دھڑ گریجویٹ جو ہیں وہ نکال رہے ہیں, تو آیا یہ جو مارکیٹ میں انڈسٹری ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ کلاب کیوں نہیں کرتے کہ آیا پتہ چل سکے کہ ہر سال کس کمپنی کو, کس مارکیٹ کو, کس انڈسٹری کو کتنے جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو اس کے اکارڈنگ لوگ گریجویٹ ہوں. کیونکہ اب دیکھیں جیسے آپ نے کہا دھڑ دھڑ گریجویٹ تو ہو رہے ہیں لیکن مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں, یا کسی فیلڈ کے اندر 1-2 نوکری آتی ہے لیکن اپلائی کرنے والے جو وہ وہاں پہ 10,000 ہوں گے, تو کیسے آبویسلی پاسبل ہوگا. تو کیا یہ تعلیمی ادارے ہمارے مارکیٹ کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں, یہ جو ہے کام کس کا ہے یہ کرانا, اکیڈمیا, یونیورسٹیز اور انڈسٹری کو لنک کرانا کس کا کام ہے؟ یہ کام ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یونیورسٹیز لیول پہ. یہ کام ہے گورنمنٹ کے مختلف اداروں کا, منسٹریز کا, نیفٹیک کا جو اسکلڈ پہ امیدوار پیدا کر رہے ہیں, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کا. یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ انڈسٹری سے پوچھیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, وہ ایسا کریکولم ڈیولپ کریں جو ہماری مارکیٹ کی ڈیمانڈز کو پورا کرے. اچھا, اس کریکولم کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ جی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا. اب یہ سب کرنا ہماری پریارٹیز میں نہیں ہے گورنمنٹ کی, نہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پریارٹیز. وہ ابھی تک ایک ٹریڈیشنل کنونشنل سلٹن جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جو آپ اندازہ کریں جو 1861 میں کسی انگریز نے بنایا تھا کریکولم, وہ بھی آج تک چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ بھی کچھ یونیورسٹیز میں وہ بھی چل رہا ہے, کچھ 1972 میں کچھ چینجز آئیں, وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ بھئی میں HEC میں تھا, ڈائریکٹر تھا, تو میں گیا اپنی یونیورسٹی میں, تو میرے جو پروفیسر تھے جنہوں نے مجھے MSc کرائی تھی, جو تھیسس کرایا تھا, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جی آپ جو نئے لوگ آ رہے ہیں PhD کر کے, ان کو تو HEC ٹریک ٹینیور سسٹم پہ بہت زیادہ بڑی تنخواہیں دے رہے ہیں, جبکہ آج ہم ابھی تک 2 لاکھ 2.5 لاکھ لے رہے ہیں, تو یہ انفیئر کیوں؟
تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا سر دیکھیں میں نے 22 سال پہلے آپ کے پاس ایم ایس سی کی تھی, 22 سال پہلے جس طریقے سے آپ نے ڈائریکشن میں آپ کی کرسی رکھی تھی, آج 22 سال بھی ویسے ہے. 22 سال از اے جنریشن ٹائم. ایک جنریشن ٹائم میں ان کی ٹیبل پہ رجسٹر حاضری 22 سال پرانا تھا جس میں میری حاضری بھی لگ رہی تھی, اور ایک انہوں نے فکرہ بھی اس کریکولم میں چینج نہیں کیا تھا 22 سالوں میں. اب دنیا 22 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور وہ ادھر ہی بیٹھی ہوئے 22 سال پہلے یہ ایک جنریشن چینج ہو گئی, لیکن آپ نے کریکولم نہیں چینج کیا. تو دیٹ از اے میٹر آف فیکٹ کہ آپ کو اپنے کریکولمز کو انڈسٹریز کی اور کارپوریٹ سیکٹر کی ڈیمانڈ پہ لائیں گے تاکہ ایک فلڈ آف جابز آئے مارکیٹ میں, پھر آپ کے بچے بے روزگار نہیں ہوں گے, پھر آپ کا نظام چل پڑے گا, کیونکہ جس کو جو ریکوائرمنٹ ہوگی اس پہ لوگ اس کو ملیں گے. بالکل. اچھا نعیم صاحب, جو آپ کی نیٹ ورکنگ ہے یا آپ کے جو پروفیشنل تعلقات ہیں, یہ لوگوں سے ایک کنیکشن بلڈ کر کے رکھنا, کیا یہ بھی بچوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے ان کو کہیں نوکری دلانے کے لیے؟ بالکل بالکل. آپ کو پروفیشنل نیٹ ورکس کا حصہ ہونا چاہیے, آپ کو لنکڈ ان پہ ہونا چاہیے, آپ کے پروفائلز کو مانیٹر کیا جاتا ہے, آپ کے جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان پروفائل کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بعض اوقات انٹرنلی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, ریلیونٹ کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا ہوتا, وہ ہیڈ ہنٹنگ کے تھرو جاتے ہیں مارکیٹ میں. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہیڈ ہنٹنگ از فار دا ٹاپ سلاٹس, لیکن اب جو بگننگ سلاٹس کے لیے بھی ہیڈ ہنٹنگ کی جا رہی ہے تاکہ اپنی ٹیم جو وہ لوگ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پروفیشنل ہو, ایک بہت بڑے کیلیبر کی ہو, ان کے جو معیار ہیں وہ بہت اعلیٰ ہوں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ پروفیشنلی اپنے نیٹ ورکنگ میں اور گروپس میں اور ان چیزوں میں شامل ہوں گے تو آپ کے لیے کامیابی کے امکانات اور زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو لوگ بار بار جاب انٹرویو میں ناکام ہوتے ہیں, وہاں آپ کیا خامی سمجھتے ہیں کہ جو بار بار ناکام ہو رہا ہے, چلے ایک بار ہو گیا, 2 بار ہو گیا, لیکن اگین اینڈ اگین اس کا یہی سلسلہ چل رہا ہے, تو وہاں پہ آپ انہیں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ کس طرح وہ اپنے ان خامیوں کو جو ہے وہ کور کریں؟ دیکھیں یہ بڑا آپ کا کریٹیکل کویسچن ہے, اور اس کو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جی بار بار ناکامی ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو ریویو کرنا چاہیے ان چیزوں کو کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. صحیح. دیکھیں کمپٹیشن ہے حال, تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ہی کمپیٹنٹ تھا, باقی بھی آپ کے ساتھ جو 8-9 انٹرویو میں آئے ہوتے ہیں وہ بھی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, وہ بھی آپ ہی کی طرح پروسیس پورا کر کے ہوتے ہیں. اللہ سے مدد مانگیں اور اپنی خامیوں کو ریویو کریں اور ان کو فوکس کر کے اپنے اندر مزید سیلف بلیف اور سیلف کانفیڈنس دونوں لے کے آئیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سید نعیم بخاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین اوبویسلی آپ میں اگر کوئی خامی ہے, دیکھیں سوائے اللہ پاک کی ذات کے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں خامیاں ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی, تو اس کو بار بار آپ اس پہ جو ہے وہ کوشش کریں, اپنے اس ناکامی سے آپ سبق حاصل کریں کہ یہ جو غلطی یا اس میں جو میں ناکام ہوا کیوں ہوا, اور نیکسٹ ٹائم آپ نے وہ چیز رپیٹ نہیں کرنی ہے, اور مایوس تو بالکل نہیں ہونا, اور کوشش کریں کہ آپ اپنے سکلز پہ, آپ کی جو اسپیکنگ سکلز اس پہ کام کریں, آپ اپنے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھیں. یہ سیلف کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی کام کے لیے. سچ سویرا آج کا اگلا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے, رشتوں کو جوڑنے اور بگاڑنے کی ہم بات کرنے والے ہیں, اور اس میں ہمارے جو الفاظ ہیں ان کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے, اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ گفتگو کا انداز, گفتگو کا فن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب ہم الفاظ کی بات کرتے ہیں ناظرین, تو یہ صرف ہمارے جو ایک خیالات کا اظہار ہے یہ صرف اس کا ذریعہ نہیں ہوتا, بلکہ دیکھیں تو اس سے آپ دلوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں, اور آپ کے وہی الفاظ جو ہیں وہ دلوں کو توڑ بھی سکتے ہیں. تو آج دیکھیں ایک جو ہم بات کریں گے نرم لہجے پہ ہم بات کریں گے, مثبت جو جملے ہیں, جو الفاظ ہیں, ان کا چناؤ کس طرح سے یقینی بنایا جا سکتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے, اور کس طرح سے یہ جو تلخ اور ایک غیر متحد ٹائپ کے الفاظ جو ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں, ہمیں بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا, بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ آیا یہ الفاظ ہمیں یوز نہیں کرنے چاہیے تھے. تو ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. گھر کی بات کریں, آفیسز کی بات کریں, دوستوں کی بات کریں, یا سوشل میڈیا سمیت زندگی کے ہر ایک لمحے کی, ہر ایک پہلو کی بات کریں, تو دیکھیں ہمیں بات تو کرنی ہے, گفتگو تو ہمیں کرنی ہے, یہ آپ خاموش تو بالکل رہ نہیں سکتے. تو کس طرح سے آپ اپنی جو گفتگو ہے اس کو مؤثر بنا سکتے ہیں, ایسے اثر انداز آپ کی گفتگو دوسروں پہ ہو کہ دل میں آپ اتر جائیں, نہ کہ دل سے اتر جائیں. تو آئیے ذرا ڈیٹیل میں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی, ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بتائیے گا, رشتوں کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے,
दिल में उतरना है या दिल से उतरना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अब अल्फाज का जो किरदार है वो कितना अहम है, बताइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मुस्कुराहट और ये मुझे इसलिए आ रही है कि ये इतना सीरियस टॉपिक है, क्योंकि ये कोई कॉरपोरेट टॉक नहीं है, ये कोई जॉब की बात नहीं है, ये एक ज़िंदगी की बात है ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं ज़रा आपके फॉर्मेट से हो सकता है कि थोड़ा सा बीचों बीच डिट्रैक हो जाऊं, इसलिए कि मैं आज ये प्रोग्राम इस शॉर्टेस्ट टाइम में मेरा ये चैलेंज होगा कि चंद मिनटों में मैं अपनी ख़ास किस्म की जो मैसेज है जी, मैं हर उस इंसान तक पहुंचाऊं जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को लेके किसी चैलेंज का शिकार है। बिल्कुल ऐसे। मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ इसलिए इस तरह लेके चलूँगा। तो अब दोबारा मुझे बताइए, दोबारा ये है कि रिश्तों को जोड़ना है और तोड़ना है, इन दोनों में अब अल्फाज का जो किरदार है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बताइए किस तरह से हम रिश्तों को इसका मैं मजबूत बना सकते हैं। आगाज़ इस तरह करूँगा कि मेरा एक शेर था, मुझे बहुत पुरानी बात है, मुझे बड़ा पसंद है और मैं आज तक उसको जब कभी ज़िंदगी में कहीं मैं रुकता हूँ तो मैं उस शेर को ज़रूर याद करता हूँ। वो कहता है कि ऐसे लम्हात भी तारीख़ की घड़ी में गुज़रे हैं, ऐसे लम्हात भी तारीख़ की घड़ी में गुज़रे हैं कि लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई। और वो जो लम्हे हैं वो लम्हे और कुछ भी नहीं होते, वो उस वक्त के सब चंद एक अल्फाज होते हैं जो लोगों की नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। Very true. मैं बहुत एग्रेसिव और स्ट्रेट बात कर रहा हूँ कि अल्फाज की अगर आप बात करें तो उनका असर इतना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्फाज का जो फ़ायदा या अच्छे लफ्ज़ों की तो हम पहले बाद में बात करेंगे। मैं उस घाव की अगर बात करूं कि लफ्ज़ों के ज़ख़म इतने गहरे होते हैं कि मैंने पूरे पूरे घर टूटते देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा है, आपने भी देखा बिल्कुल होगा। ऐसे ही, बिल्कुल। मैंने रिश्तों को टूटते देखा, आपने भी देखा सालों होगा। पुराने ताल्लुकात ख़त्म हो जाते और हैं। किस लिए कि चंद लफ्ज़ों की वजह बिल्कुल से, ऐसे ही। चाहे वो माँ बाप के रिश्ते हों, बहन भाइयों के रिश्ते हों, मियाँ बीवी के रिश्ते हों, दोस्तों के रिश्ते हों, तो अल्फाज की अहमियत को तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर नहीं हो सकती। सकती, बिल्कुल और ऐसे ही। सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि हम डिग्रीज़ भी करते हैं, आगे आपके शायद इस पे बात भी होगी, हम पोजीशंस भी लेते हैं, टाइटल्स भी लेते हैं, ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक इतनी सी बात नहीं जान पाते कि आपके लफ्ज़ों के घाव कितने सख्त हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो ये सोसाइटी में हमें सुनने को मिलता है, एक होता है सच बात कहना और एक होता है कि सख्त लहजे में बात करना। नॉर्मली लोग कहते हैं मेरा तो अंदाज ही ऐसा है, मैं तो सच बात कह रहा था। इन दोनों में अब ज़रा जो फ़र्क है ना वो वाज़ेह कीजिएगा। मेरा तो बड़ा अग्रेसिव सा स्टांस है इसके ऊपर। कुछ ख़ास किस्म के लफ्ज़, ये लफ्ज़ ही है, जी जी। ये भी एक लफ्ज़ है कि मैं तो सच बात करता हूँ। बिल्कुल। तो मेरा बड़ा एग्रेसिव स्टांस है। जो भी बंदा आपको अपनी बात का आगाज़ इससे करता है कि भाई जी मैं तो मुंह पे बात करता हूँ और सच बात करता हूँ, तो सबसे पहली बात है कि वो बकवास कर रहा है। यहाँ तो इससे ही क्लियर कर दें आप। ओके। क्योंकि बात ये है कि व्हेन आई से कि मैं सच बात कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि बाकी तो सब झूठ बोल रहे हैं, मैं ही सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो ये फ्रेजेस होते हैं, ख़ास तरीका होता है लोगों का बात करने का। सीधी सी बात है, आप अपना गुस्सा, आप अपने अंदर का जो भी आपके अंदर अज़ियतें जमा हुई हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आज तक आपने यकीन रखा कि ऐसे है ज़िंदगी, आप सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के जो तरीकाकार है या जो आपके अंदर छुपा हुआ है उसको निकालने को आप सच का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल। बोलना चाहिए सच, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो सच आप किस अंदाज में बोल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सच किस अंदाज में बोल रहे हैं ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी से माफ़ी मांगने या शुक्रिया अदा करना हो तो इसमें ऑब्वियसली ये भी ताल्लुकात को बड़ा खूबसूरत करता है, लेकिन इसमें हम अपने अल्फाज का चुनाव कैसे करें? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि हम किसी से माजरत कर रहे हो या शुक्रिया अदा कर रहे हो तो उसमें भी एक अजीब सी अना झलक रही होती है। बहुत प्यारी बात की आपने। मैं हमेशा, मेरा ये पहला प्रोग्राम नहीं है आपके साथ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसी बात पे कि आप हमेशा अच्छा सवाल उठाती हैं और सुनती हैं। देखें, बात ये है कि मेरी पिछले वाली बात वही कि हम सब कुछ सीखते हैं लेकिन बोलना नहीं सीखते। सादा सी बात है।
Yeah, absolutely. बड़े से बड़े लोग, मैं बहुत सीनियर लोगों के साथ बैठता हूँ, उनको मेरा काम ये है, और मैं देखता हूँ कि आपने सब कुछ ज़िंदगी में अचीव कर लिया, लेकिन आपको बोलना तो आया नहीं है। आपको तो ये नहीं पता कि आपने लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल करने हैं, आपको तो ये नहीं पता कि बात करने में सेंटेंसेस की किस्में कितनी होती हैं। Yes. तो ये मैं कहता हूँ कि जहाँ हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखनी Very चाहिए। important. कम्युनिकेशन स्किल या बात करने का हुनर, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को सीखना चाहिए। अगर उसने ज़िंदगी में अपने रिश्तों को निभाना है, उसने एक अच्छा बाप बनना है, उसने एक अच्छा बेटा बनना है, उसने एक अच्छा भाई बनना है, उसने कुछ भी बनना है, अगर वो सिर्फ बात करने के हुनर को सीख ले तो समझ लें कि 80% उसके मसले हल हो गए। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे लोग जो ज़िंदगी में प्रैक्टिकली बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, Yes. उनकी ऑनेस्टी में कोई शक नहीं होता, उनकी दयानतदारी में कोई शक नहीं होता, उनकी मेहनत में कोई शक नहीं होता, लेकिन अगर उनकी ज़बान अच्छी नहीं है तो वो हमेशा ज़िंदगी में लोग उनको बुरा कहेंगे, उनके बच्चे उनको नापसंद करेंगे, उनकी बीवी उनको नापसंद करेगी, उनके बहन भाई उनको नापसंद करेंगे, लोग उनसे जान छुड़ाएंगे। एक और बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, कुछ अंग्रेज़ी की बात है, उसको उर्दू में थोड़ा मैं इस तरह कहता हूँ कि इट डज़ नॉट मैटर इन योर लाइफ व्हाट हैव यू डन समथिंग फॉर समवन, बट इट डज़ मैटर दैट हाउ यू मेड देम फील। जिसका मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ज़िंदगी में किसी के लिए क्या किया और किसी को क्या दिया। Yes. फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने उनको महसूस कैसा करवाया। बिल्कुल। और महसूस कैसे करवाते हैं, वो अपने लहजे से करवाते हैं, अंदाज से, अपने अंदाज से करवाते हैं, अपने लफ्ज़ों से करवाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि लफ्ज़ या तो मरहम बन जाते हैं या आपके लिए तलवार बन जाते हैं। ये तो वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने चूज़ करना है कि आप अपने लफ्ज़ों को मरहम में तब्दील करते हैं या उन्हें हमेशा एक तलवार की तरह। इंट्रो में कहा था ना कि या तो दिल में उतरना है या दिल से उतरना है, दो ही काम हो सकते हैं। वर्क प्लेस की बात करें तो इस पे हमारा जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो कैसा होना चाहिए? हमारे जो अल्फाज हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, या नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि वर्क प्लेस पे भी हमें बड़ी अना और बड़ा एटीट्यूड देखने को मिलता है, तो ज़रा इस पे भी बताइएगा। मैं बिल्कुल सरफेस लेवल की बात नहीं करता, सॉफ्ट होने चाहिए या हार्ड होने चाहिए, डजंट मैटर। बात यह कि आपके अंदर एक ऑनेस्टी होनी चाहिए बोलते वक्त, आपके अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए जो आपके अंदर से निकलती है। वो वाली सच्चाई नहीं कि जो आप बोले मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ और मैं नहीं देखता कि आगे वाले को कैसा महसूस होता है, ये बातें नहीं है। बात ये है कि अगर आपके अंदर से सच्चाई निकलती है जो कि झलकती है, सच्चाई बोली नहीं जाती, वो झलकती है, आपके रवैये से झलकती है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकती है, वो आपकी आंखों से झलकती है, वो आपके चेहरे के तासुरात से झलकती है। मैं आपको बार बार जो मैं इस वक्त एक अजीब सी कैफियत में हूँ, इस तरह प्रोग्राम में हुआ नहीं करता, मैं इसलिए हूँ कि मुझे टाइम कम लग रहा है और ये टॉपिक बहुत अहम लग रहा है। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये इतने अहम टॉपिक को कम वक्त के अंदर उसमें हम उसको समझ सकें, जो मेन चीज़ें हम। तो मैं सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूँ कि 3 से 4 चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लें। सही। नंबर 1 कि जब भी आप कोई बात करते हैं तो उनमें लफ्ज़ों का चुनाव क्या है, क्योंकि हर लफ्ज़ अपने अंदर एक तस्वीर रखता है। हमारा जहन तस्वीरों में प्रोसेस करता है। मैं अभी एक्सीडेंट बोलूँगा तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको एक्सीडेंट लिखा हुआ नहीं आएगा, कोई एक्सीडेंट की तस्वीर आएगी। मैं अभी लफ्ज़ बोलता हूँ अजियत, मैं आपको लफ्ज़ बोलता हूँ गाली, मैं आपको एक लफ्ज़ बोलता हूँ घटिया, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी की पूरी चेहरे के तासुरात चेंज हो जाएंगे। वो जो बोल रहा है उसको तो छोड़े, जो सुन रहा है उसके चेंज हो जाएंगे, इसलिए कि हमारा ब्रेन लफ्ज़ों के साथ जज्बात को एसोसिएट करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा बाप आया है, मैंने बात गलत नहीं की है, लेकिन गलत है, लेकिन अंदाज। आपके वालिद साहब आए हैं, बिल्कुल बात डिफरेंट है, बात तो वही है जी। तो इस तरीके से ये एक हुनर भी है, एक आर्ट भी है, आपको ये सीखना चाहिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो कुछ जब आप बोल रहे हैं, आपके चेहरे के तासुरात, आपके चेहरे के तासुरात बग़ैर बोले अगले को बता देते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। और मैं इस पर एक और बात कह रहा होता हूँ,
दुनिया में कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जब हम बात नहीं कर रहे होते। हर वक्त कुछ ना कुछ बोल ही रहे नो, ना भी बोले तब भी हम बोल रहे हैं। खामोशी हमारी। हम कोई ऐसा लम्हा है ही नहीं दुनिया में कि जिसमें हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अगर मैं इधर आके बैठ जाऊं और मैं आपसे कोई बात ना करूं, तो मैंने आपको बता दिया कि मुझसे बात मत करो। मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैंने आपको वैसे ही बता दिया बगैर बोले कि मुझसे बात मत करो। अगर मैं आपकी तरफ ऐसे करके देखता हूँ और एक ख़ास अंदाज से देखता हूँ, तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने आपको वैसे कह दिया मुझसे बात करें। यस, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि दो इंसान जब भी किसी जगह पे हों और वो बात ना कर रहे हो, वो बात तब भी कर रहे हैं। तो वो बात जो असल असर रखने वाली बात है, वो आपके चेहरे के तासुरात हैं, बिल्कुल, वो आपकी आंखें हैं, सही, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आप भले एक लफ्ज़ ना बोलें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ कि जब दूसरों की बात को तवज्जो से सुनना, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी गुफ्तगू को कैसे मुअस्सर बना सकता है? फैन होता जा रहा है इस एंकर का कि जो इस ऐसी बात निकाल के ला रही हो आप। जी, बताइए। देखिए, अगर आपने किसी भी इंसान के साथ ताल्लुक़ बनाना है। अच्छा, ये अब आपने माजरत के साथ कट कर रही हूँ क्योंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो हमारे पास 40 सेकंड है, उसमें आप 40 सेकंड में आपने किसी से भी ताल्लुक़ बनाना है, आपने किसी इंसान के साथ काम करना है, आपने किसी इंसान के साथ रहना है और आप किससे कम्युनिकेट करना है, तो उसका पहला स्टेप ये है कि उसको सुने और पूरी तवज्जो से सुने। आपका 50% कम्युनिकेशन वाला पोर्शन सेट हो जाएगा। जब वो बंदा बोल रहा है, उसको ये लगना चाहिए कि आपको सुना गया। अगर 40 सेकंड ना होते तो मैं आपको एक और कोटेशन बताता। बहुत फिर उसके शुक्रिया बाद डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को दोबारा जो है वो रखा जाए, क्योंकि डिटेल में इस पे बात करना ज़रूरी है। हमने कोशिश की कि आज भी इस टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट करें। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो उनकी वजाहत की। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बड़ा ही अहम है। आपके हेल्थ के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। जनाब, जो मैदे के बढ़ते अमराज हैं, यानी कि स्टमक इशू जो है वो बड़ा कॉमन होता जा रहा है। और पाकिस्तान की हम बात करें तो स्टमक के ये इशू जो हैं वो बड़ी जो है वो तेज़ रफ्तारी के साथ हमें बढ़ते हुए आम होते नज़र आ रहे हैं। वजूहात जो हैं वो क्या हो सकती हैं? मुझे लगता है हमारा जो गैर मयारी फूड है, जो खुराक है हमारी, ये सबसे मेजर इशू हो सकता है। जिसमें आप देखिए फास्ट फूड है, मिलावट शुदा बहुत सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का हम बड़ा बेबाक इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बेवक्त खाना। देखिए, कहा जाता है कि आप प्रोटीन में एक आपके वक्त होने चाहिए आपके खाने का, आपने सुबह दोपहर शाम आपने जब खाना खाना है। लेकिन जब हमारा दिल चाहता है, जहाँ हम कहीं होते हैं, किसी दावत पे गए हुए हैं, रात को लेट नाइट अगर हम सो रहे हैं, तो उसमें अगर हमें क्रेविंग हो रही तो हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। तो बेवक्त का खाना भी, और इसके अलावा जो एक और चीज़ है ज़हनी दबाव, ये जो एंजाइटी डिप्रेशन में लोग मुब्तला हो जाते हैं, इससे भी कहते हैं कि स्टमक पे बहुत इफेक्ट आता है, स्टमक आपका मुतासर होता है। तो ज़रा इस पे भी हम बात कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमारी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है। अगर हम बहुत सारी कैलोरीज ले रहे हैं, बहुत खाना खा रहे हैं, बेवक्त खा रहे हैं और फास्ट फूड और जैसी चीज़ें खा रहे हैं, तो हम कैलोरीज बर्न नहीं करते, हम कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी हमारी नहीं है। तो एक ये वजह भी हो सकती है कि ये स्टमक के इश्यूज़ जो हैं, ये बीमारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ फिर बच्चों में देखा जाए तो पेट के इन्फेक्शन जो हैं वो बड़े कॉमन होते जा रहे हैं। नौजवानों में ये तजाबियत, बदहज़मी जैसी चीज़ें, और बुज़ुर्गों की बात की जाए उनमें कॉन्स्टिपेशन का इशू, अल्सर, और इसके साथ साथ दीगर जो स्टमक के इश्यूज़ हैं वो कॉमन होते जा रहे हैं। तो इन पे हम बात करेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि इलाज जो इसका है वो कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, या फिर अलामात इसकी क्या होती है कि हमें कैसे पता चले कि आया हम कहीं स्टमक के इश्यूज़ में मुब्तला तो नहीं हो रहे, हमें स्टमक का इशू तो नहीं है जो आगे बढ़ के मज़ीद कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए ज़रा इसमें डिटेल से बात कर लेते हैं और कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो भी हम जान लेंगे। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। जैसे हम देख रहे थे शुगर में हम नंबर 1 होते जा रहे हैं, इसी तरह बाकी बीमारियाँ जो हैं ये भी सर फहरिस्त आ चुकी हैं। तो पाकिस्तान में ये जो स्टमक के अमराज हैं, ये बढ़ने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? ज़रा इस पे रोशनी डालिए। बेसिकली मैविश देखें हम खा क्या रहे हैं। पूरा दिन अगर आप चेक कर लें या पूरा हफ्ता अपनी लिस्ट बनाए कि आपने क्या क्या खाया, क्या उसमें हेल्दी था और क्या बैड था। ज़्यादा बैड ही निकलेगा, हेल्दी कोई चीज़ नहीं है। मतलब ये कि हम सिलेक्टिव भी नहीं ना हो रहे कि इतनी सारी चीज़ें इर्द गिर्द हमारे पैरासाइट्स वाली जो है सब्जियाँ, हमारी ग़िज़ाई अदा, फ्रूट सब्जियाँ जो हैं वो भी पैरासाइट्स, और इस तरह स्प्रे शुदा जो है वो गंदम हमें मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो
बेसिकली हमारे स्टमक को प्रॉब्लम दे रही है। जब आप केमिकल खाते हैं, फ्रोज़न फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तम्बाकू नोशी कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, ठीक है, ये थ्रू स्टमक सारी चीज़ें जो है वो जा रही हैं। फिर हमारी स्ट्रेस बहुत है, मतलब जहनी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी है। हर वो बंदा साइको है, ये बात याद रखें, ये बड़ी बात करने लगा हूँ। हर वो बंदा साइको है जिसे कोई डर है, कोई डर है, दैट्स ऑल, बस जिससे कोई डर है वो साइको है। और डर तो मुझे लगता है हर इंसान की तो जिंदगी में मैंने किसी न किसी यही बात बात कर दी ना कि अपने डॉक्टर को या अपने डॉक्टर खुद बने, अपने आप को चेक करें। हर वो बंदा साइको है जिसको कोई ना कोई डर है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी भी उम्र में है, जिसको कोई खौफ है, फियर। तो आप देखें ना, कई किस्म के फियर हम पालते हैं, इसका डायरेक्ट दिमाग का ताल्लुक आपके स्टमक के साथ है, ठीक है। तो वहाँ जब आपने कोई फियर पाला होता है, आपको भूख नहीं लगती, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। या फिर कुछ लोग बहुत खाना शुरू कर देते हैं, उसमें ये है कि वो फिर उनके थायराइड्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं, मतलब थायराइड तेज़ कर रहा है, थायराइड कम काम कर रहा है। इस तरफ भी लोग नहीं जाते हैं कि T3, T4, TSH का एक टेस्ट है, ये साल में एक मरतबा तो ज़रूर करा के देख लें कि हाइपो है या हाइपर है। तो इसमें ये कि तेज़ी से काम कर रहा है या स्लो काम कर रहा है आपका स्टमक। हाँ, तो वो लोग यही समझते हैं कि गला बड़ा होगा तो फिर हम ये टेस्ट करवाएंगे। तो वैसे भी भाई आप करवा लें, अगर आप बहुत दुबले पतले हैं, खुराक आपकी ठीक ठाक है, 3 बंदों का खाना खा के भी आपकी सेहत नहीं पकड़े, तो अपना टेस्ट करवाएं। उसके अंदर कोई हर्डल है, घर वाले, माँ कहती है मेरा पुत्र बड़ी रोटियाँ खाता है, मगर वो बड़ी अच्छा, हम बड़े खुश होते हैं कि हम तो इतना कुछ खाते हैं और हमें तो लगता नहीं हम मोटे नहीं होते, हम इस पे खुशी का इजहार करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि ये कुछ फंक्शनिंग होती है, अल्लाह ताला ने जो इतने ज़्यादा हमें फंक्शन दिए हैं बॉडी में, ऑटोमेटिकली आप ये देखें, लीवर को अगर आप ले लें तो 300 फंक्शन वही कर रहा है अकेला। लोगों को अब पता ही नहीं। आप फैटी लीवर, उस पर हम बात करते रहते हैं, फैटी लीवर भी जो है वो आपकी बॉडी की पूरी केमिस्ट्री ख़राब कर देते हैं, उसको लोग बीमारी नहीं समझते और वही चीज़ें खाई चले जाते हैं। हर ऑयल जो आपके घर में आ रहा है उसमें पाम ऑयल है, पाम ऑयल जो है वो फैटी लीवर का बायस बन रहा है। वो जो है वो गंदी किस्म की चर्बी आपके ऊपर ला रहा है और आपके स्टमक की जो लेयर्स हैं उसको ख़राब कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो ऑयल की बात की, मुझे बताइएगा कि फ़ास्ट फूड की बात करें, जंक फूड की बात करें, या तली हुई जितनी भी हम ये चीज़ें खा रहे होते हैं बाहर से, इसके साथ साथ फिर ये जो रंग बिरंगे शरबत हैं, फ्रीज़ी ड्रिंक्स हैं, इसका ज़रा बताइएगा कि हमारे स्टमक को ये किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है। देखें, फिजी ड्रिंक हो गए या रेड सिरप हमारे घरों में गर्मियों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, रोज़ों में भी, चाहे वो सर्दियों के रोज़े हो, गर्मियों के, वो पता नहीं, वो लाजमी हमने करना है। अब उसमें जो कलर डाला जाता है वो आपके स्टमक को, लेयर्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, ठीक है। और जो कैंडीज़, चॉकलेट बाज़ार में मिल रही हैं उसको तो आप चेक करवा लें किसी टाइम, तो वो कपड़ों के रंग देने से भी बदतर रंग है जो उस कैंडीज़ में दिया गया, ठीक है। आप ये देखें कि ये चीज़ें जो है वो चेक एंड बैलेंस के, आप स्कूल के बाहर चले जाएं, गोला गंडा वो बर्फ़ वाला बना के, तो वो उसमें गंदे कलर बच्चों को दे के, और बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, ये गर्मियों में, और गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा फैलता है ये जून जुलाई के महीने में। तो ये स्कूल्स के बाहर इन लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए, ये बहुत गंदगी का बायस है, क्योंकि मक्खी मच्छर आपको पता है इस मौसम में बहुत। और ऑब्वियसली फिर वो जिस हाथ से वो बना के दे रहे होते हैं उन्होंने कोई किसी ग्लव्स का यूज़ नहीं किया हुआ होता। अब वो जिस बॉटल से आपको सिरप डाल के दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसके ऊपर काफ़ी सारी मक्खियाँ भी बैठ जाती हैं, ठीक है। वो फिर नए बच्चे को वही सिरप डाल के देना है, कौन सा उसने ढकना टाइट करना है, ठीक है ना। तो वो उसमें जो है वो हाइजीन का तो ख्याल ज़रा भी नहीं है। बर्फ़ किस पानी से बनी है कोई पता नहीं पता, ठीक है। वो घर की बर्फ तो नहीं कि आपने अपने फ्रीजर से निकाली। उसकी आप रेडी देख लें, उसमें भी गंदगी है बहुत। वो बर्फ उठा के उसी जगह पे नीचे रख रहा है, वहीं से उठा के आपको गोला गंडा ऊपर जो उन्होंने कपड़ा डाला हुआ होता है। वो मतलब ये कि किस किस बात को रोएंगे सीरियसली। तो इसलिए मैदा रोना एहतियात तो हमें खुद अब करनी पड़ेगी, इसलिए स्टमक खुद ही रो के ना बेचारा परेशान हो मैं ही अब जो है खामोश हो, जो इसने तो करने जो मैं भी, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और एंजाइटी में रहते हैं, उनके स्टमक बहुत कम ज़्यादा ख़राब होते हैं। बेसिकली बाज़ लोगों को देखें, किसी एग्ज़ाम के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, वो बार बार वॉशरूम जाना शुरू हो जाएंगे, पेट में दर्द शुरू हो गया। तो देखिए, इतना स्ट्रेस ना लें यार। अगर आप ने डिग्री ले ली है तो डिग्री किस तरह ली है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, और जिसको आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। ये होगा कि नहीं होगा तो दूसरी जगह चले जाएंगे, तीसरी जगह। रिज़्क़ रिज़ाक का मालिक अल्लाह ताला है, बंदों को ना समझे। तो वो ये तो हमारी सोच गलत है। इसी वजह से तो मैंने कहा ना साइको,
کہ ہر بندہ وہ سائیکو ہے جسے کوئی ڈر ہے. ہمیں اللہ کا ڈر کم ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کا زیادہ بن گیا. توکل اللہ اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہے. آپ دوسرے بندے کے اوپر جو ریلائی کرنا شروع کر دیتے کہ مجھے وہ کر دے گا, وہ کیوں کرے گا؟ وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا, وہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے, آپ بھی اللہ سے مانگتے رہو, اللہ تو خوش ہوتا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب ہماری پریکٹس غلط ہے نا کہ ہم جو کام ہمارے کرنے والے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں, اور جو دیکھیں رزق کی بات کریں وہ تو اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا کہ وہ رزق دینا میرا کام ہے, تم صرف محنت کرو, کوشش کرتے رہو. ہم نے وہ توقعات لوگوں سے, وہ ڈر, وہ خوف, یہ جو آپ نے بات کی لوگوں سے لگا لیا. یہ جو تیل ملتے ہیں بازاروں سے اور بڑے ایکسپینسو آئل مل رہے ہوتے ہیں, کیا یہ واقعی معیاری ہوتا ہے یا یہ بھی ملاوٹ؟ معیاری میں نے یہی بتایا نا کہ جتنے آپ چیک کرا لیں سب میں پام آئل آ رہا ہے. پام آئل جو ہے نا وہ فیٹی لیور کا کاز بن رہا ہے. مطلب اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, لکھا کچھ بھی ہوا, مگر وہ کیونکہ اس کی کوانٹٹی بڑھانے کے لیے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب فیٹی لیور 10 لوگوں کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں, 7-8 کا فیٹی لیور ہے, ٹو مچ. 70-80% بندے فیٹی لیور کے ساتھ پھر رہے ہیں, وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے نا. اب جگر کا, گال بلیڈر کا, میدے کا آپس میں کنیکشن ہے. اگر آپ کے پیٹ میں ہر ٹائم درد رہتی ہے, نوزیا, بلوٹنگ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے, گیسز بہت زیادہ فیل ہوتی ہے, دین آپ اپنے گال بلیڈر کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں. ڈیفینیٹ آج کل اس میں سٹون آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اسے بھی بیماری نہیں سمجھتے. خدا نخواستہ آپ نے ایسی چیز کھا لی ہے, وہ بائل ڈکٹ میں پھنس گیا جا کے, obstructive jaundice ہو سکتا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اب کچھ سائلنٹ سٹون ہوتے ہیں, 10-10 سال بھی لوگوں کو کچھ نہیں کہتا, پتہ نہیں چلتا. مطلب گئے کبھی تو چیک کرایا تو اس میں سٹون پڑے ہوئے, یعنی کوئی سمٹمز نہیں آ رہے ہوتے, آپ کو تنگ نہیں کر رہا. مگر یہ کہ اس کے بارے میں ورڈ ہو کے اپنے فزیشین سے لازمی پوچھیں کہ اب اس کا اگلا سدے باب کرنا کیسے, کیا ہو سکتا ہے علاج. اب ینگ لڑکے لڑکیوں کو میں دیکھ رہا ہوں 20-22 سال 25 سال کے اندر گال بلیڈر ہی ریموو ہو گیا. Oh my God. ڈاکٹر صاحب پتھریاں آ گئی تھیں. کھانے پینے کا لائف سٹائل اور یہ جو آئل, اب باہر کے ممالک میں 1 سے 2 تلنے کے بعد آئل جو ہے وہ پاکستان بھیج دیا جاتا ہے. ہم بڑا ویلکم کہتے ہیں, اسے سستا مل رہا ہے, تو وہ منو ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہاں پہ 1 یا 2 تلائی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں اور یہ سارا جو ہے نا امپورٹ کر لیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اس میں کاربن آ جاتا ہے, وہ کینسر کاز کرتا ہے. آپ چپس والے کے پاس چلے جائیں, اس کا کالا سیاہ تیل ہوتا ہے, وہ پھر بھی سارا دن اسی میں نکال کے لوگوں کو دے رہا ہے, بچوں کو. تو یہ اسٹومک ہی خراب ہوگا نا. اب کھانا کھانے کے بعد آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہے, ریفلیکسز اوپر کی طرف آ رہے ہیں, برننگ سینسیشن ہو رہی ہے. چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کھانے کے بعد مجھے جلن ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے جلن؟ اس میں السر ہے مختلف قسم کے. اب گیسٹائٹس السر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا, جیسے ہی آپ کھانا کھاتے ہیں میدے کا منہ بند ہو جاتا ہے. اچھا, تو اب اس میں سے ہوا گیس وہ کدھر جائے گی, وہ پھر ریفلیکسز اوپر کی طرف آتے ہیں, گرد اوپر کی طرف آتے, تو وہ ماں کو کہہ رہا ہوتا ہے جی مجھے بہت جلن ہو رہی ہے, مجھے کچھ دیں. اچھا, اس جلن کو پھر ہم دور کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہماری پھر جو دوائی ہے نا وہ کولا ڈرنکس, اس کو ہم نے میڈیسن کے طور پہ جو ہے وہ لیا ہوا ہے. تو اس سے سب سے اچھا حل ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز تو گھر میں آپ کے میٹھا سوڈا ہے, وہ پانی میں ڈال کے نا 2 چٹکی تو پی لیں, وہ اس سے بہتر کام کرے گا. اور سستا کتنا پڑے گا, اس کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے, لیکن زیادہ نہیں. ہاں نہیں, 2 چٹکی 1 گلاس پانی میں, تو وہ آپ کو بہت بہترین اسٹامک کی جو ہے نا جملہ امراض کو وہ بہتر کر دیتا ہے. مگر اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری, یہ میں ایمرجنسی کے لیے طور بتا رہا ہوں. پھر آنکھیں اور میدا اس دور میں بہت خراب ہو رہی ہیں بیکاز موبائل کی بہت زیادہ. پھر آپ کو کریونگ ہوتی ہے, رات کھاتے رہتے ہیں. اب سونف ایک نارمل سی چیز ہے, 100 روپے پاؤ یا آدھا کلو مل جاتی ہے. بھائی اس کو اپنی لائف میں میڈیسن کے طور پہ رکھیں, یہ آپ کی آنکھوں کو اور آپ کے اسٹامک کو خراب نہیں ہونے دیتی. آپ کا ہاضمہ بہت اچھا رہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اتنے کیپسول جو کھاتے ہیں, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا 7 ارب روپے کے ہم نے میدے کے کیپسول کھائے ہیں 25 میں. ٹھیک ہے, تو اب یہ سونف 3 چمچ صبح دوپہر شام کھائیں. آپ کے گھر میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ سونف جو ہے آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھنے دیتی. بڑی ملٹیپل چیزیں, آپ کی میموری لاس نہیں ہونے دیتی. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی نظر نہیں کمزور ہوگی, جلدی آپ کو اینک نہیں لگے. ہاں, چشمے بچوں نے دیکھے نا, آپ اسکول کالج جاتی ہیں آپ بھی,
बच्चों ने ऐनकें लगाई हुई हैं क्योंकि इतना उनका वो स्क्रीन टाइम बहुत Screen ज़्यादा time बहुत है तो उनका। इसलिए ये एक सस्ती सी चीज़ है हर उस इंसान को जिसको ये मैदे के प्रॉब्लम है और बड़ी बड़े वो कैप्सूल गोलियां गैस के सिरप पी रहा है वो सिर्फ ये सौंफ खाना शुरू कर दे। अगर नहीं खाई जाती तो एक गिलास तेज़ गर्म पानी करके नीचे उतारें, 3 चम्मच सौंफ डाल दें, ठीक है 10 पत्ते पुदीने के डाल के उसको 3-4 मिनट किसी प्लेट से ढांप दें ठीक है गिलास को। ठीक है। उसके बाद उसको स्टेन कर लें जिस तरह चाय स्टेन करते हैं। सौंफ आई थिंक नॉर्मली भी खा लेते हैं, अब देखें ना सौंफ को फेंक देना है महविश, ठीक है ठीक है। और जो पत्ते हैं उसको चबा लें, वो पानी घूंड घूंड करके पी लें। आपके अल्सर भी ठीक होंगे, आपकी भूख भी ठीक होगी, आपकी आंखें भी ठीक होंगी, क्या बात है। आपको गर्मी भी इतनी नहीं लगेगी। भाई ये तो इतना मुझे ना वो सस्ता और है। आसान हर सुबह शाम आप लोग पिए, आपके कैप्सूल आपके ये सारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे नौजवान हैं जो कंप्लेन करते हैं कि बदहज़मी बहुत ज़्यादा है, तेज़ाबियत रहती है, इसकी क्या वजह? ये बेवक्त का खाना या लेट नाइट हमें जो है वो क्रेविंग हो रही होती है और हम फास्ट फूड नॉर्मली ऑर्डर करते हैं, सैलड तो हम ऑर्डर करेंगे नहीं, तो ये भारी खाना खाने से भी जो स्टमक के इश्यूज हैं वो हो रहे हैं नौजवानों में? बहुत ज़्यादा। मैं भी उसमें ये है कि रात को जब आप खाना खाने के बाद पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, फिर आप बर्गर खा रहे होते हैं, तो उसकी कैलोरीज आप काउंट करें कि 600-700 कैलोरीज तो उसकी हैं। डॉक्टर साहब हमें एक ब्रेक लेनी है, जी, ले लें। ब्रेक के बाद नाज़रीन ज़रा इस पे बात करते हैं कि हमारे नौजवान हैं, लेट नाइट बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेविंग उनको होती है, तो फास्ट फूड ऑर्डर किया जाता है, तो ये उनकी हेल्थ को किस तरह से डैमेज कर रहा है, इस पे डिटेल में बात करते हैं। देख रहे हैं सच सवेरा। आज का आपके हेल्थ के हवाले से जो हमने टॉपिक रखा है वो है स्टमक के जो बढ़ते हुए इशू हैं, इस अमराज का जो इलाज है वो क्या होना चाहिए, वजूहात क्या हैं, क्यों ये बीमारी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती नज़र आ रही, इसी पे बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब हम बात करते हैं कि नौजवानों में जो बदहज़मी, तेज़ाबियत जैसी चीज़ें आ रही हैं, लेट नाइट क्रेविंग होती है, फास्ट फूड खाने लग जाते हैं, तो उसके जो नुकसान हैं वो आप हमें बता रहे हैं। लेट नाइट जागना, लेट नाइट खाना जो है, कोर्टिसोल लेवल जो है वो आपका हाई हो जाता है, जिससे आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा टॉलरेंस लेवल ही खत्म हो जाता है, मोटापा आना। को मिल रहा है। आप सोते ही देर से, तो वो एक टाइम है 11 से 4 बजे तक आपकी वेयर टेयर जो है ना जिस्म की हो रही होती है, तो उसमें सोना चाहिए। आपके गॉल ब्लैडर को भी रेस्ट मिलता है। जब आप नहीं सोते तो कार्टिसोल लेवल हाई होता है, आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपको क्रेविंग होती है, ज़ाहिर है जाग रहे हैं लंबे टाइम के लिए, आप अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे हैं। जैसे समर वेकेशन शुरू हो गई है, लोग समझते हैं कि ये मोबाइल अब ज़्यादा यूज़ करना है या लैपटॉप पे बैठना है, ये इसको किसी पॉजिटिव चीज़ में आप लोग बदलें। कल एक जगह पे मैं बैठा हुआ था तो 8-10 लोग थे, तो जिसके घर खाना था उसने सबके मोबाइल ले लिए सबसे पहले। ये तो बहुत अच्छी कहता है भावें तुसी बुरा बनाओ ऐसे रखो, फोन पास की तरफ। अच्छा यकीन करें महविश के 2 घंटे की सिटिंग थी, बहुत मज़ा आया। दिल की बातें लोग कर रहे थे। चला ना अच्छे लोग हैं। अच्छा पहले जो है वो सारे अपने अपने मोबाइल पे बैठे। लोग सब ऐसा ही होते हैं लिटरली। हम खुद मतलब कहीं जब बाहर जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, इंसानियत की इंसल्ट है, यकीन करें। 20-25 मिनट जो लगते हैं ना खाना आने में, तो टेबल पे जितने लोग बैठे होते हैं सारे अपने अपने फ़ोन में लगे, अपनी कोई बात ही नहीं बताता, वो मोबाइल से अच्छा खुद ही हंस रहा होता है, दूसरा कहता है क्यों हंस रहे हैं, रील वेख रहा। तो वो ये भी एक होना चाहिए कि खाने के दौरान आप ये चीज़ें टीवी मोबाइल इसके दूर रह के आप खाएं, तो आपके जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे बनेंगे, खाना जल्द हजम होगा और आपको बेहतर होगा। 700 कदम रात को कांटों पे भी चलना पड़े खाने के बाद ज़रूर चलें। तो खा के वहीं बर्तन सिर्फ साइड पे रखे और 700 कदम, ज़्यादा नहीं मैंने कहा, ज़्यादा जो कर ले वो तो, मगर आधे घंटे बाद 8 बजे खाना खाया, 8:30 बजे आपने चलना है, एकदम ना फौरन नहीं। हाँ, तो ये है कि 700 कदम कुछ भी नहीं है, उसमें ये है कि आपकी गट हेल्थ रहेगी, आपको रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे, बदहज़मी नहीं होगी। फिर बाज़ लोग ना खाने के बाद मीठा बहुत खाते हैं, उससे भी रात को सोते वक्त बदहज़मी हो जाती है। अच्छा। तो रात को कोशिश करें कि मीठा स्वीट ना खाएं। ठीक है। उसमें ये कि चॉकलेट खा लेते हैं। अच्छा लोग अच्छे खासा पेस्ट करने के बाद आके चॉकलेट खा के फिर तो आपकी ओरल हाइजीन, जिस बंदे की ओरल हाइजीन नहीं अच्छी, उसका स्टमक भी प्रॉपर वर्किंग नहीं करता। रात को अपने ऊपर लाजम कर लें कि आपने पेस्ट करना है, मसवाक करनी है, दांतों को साफ़ करना है। आपने थोड़ा सा नमक, नीम गर्म कप पानी में 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी फिटकरी, ये दुनिया का सबसे महंगा माउथ वॉश है और सबसे सस्ता, 50 रुपए का, ये क्लास की है। जिन लोगों को गम्स ब्लीडिंग होती है उनकी गम्स ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। मास्क हो रहा है, एक बीमारी होती है जिसमें दांत जगह छोड़ देते हैं, वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। और जो 2-2 हज़ार रुपए के हम माउथ वॉश लेते हैं उसमें यही डले हुए हैं, यही चीज़ें डली हुई हैं, और साथ में बस थोड़ा सा रंग डाल देते हैं और हमें लगता है बड़ा अच्छा। आपको पता है मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट डॉक्टरों के इंटरव्यू किए ना, तो फिर दोस्ती यारी हो जाती है। मैं क्या अंदर दी गल ते दसो है कि तो अपने व्यूअर्स के लिए भी मैं कहता हूँ कि 50 रुपए की फिटकड़ी आपकी 1 साल नहीं ख़त्म होनी। बिल्कुल ऐसे ही।
इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और अपने जो वाशरूम है उसमें भी एक डली रख दें, जो नेगेटिविटी होती है उसको भी वो कवर कर जाती है। या नमक जो है ना बाउल में डाल के बाथरूम में रखें। सही। कपड़े नहीं लटकाने, आपने ब्रश नहीं रखना, वहाँ पे गंदगी होती है, लोग वहीं पे पेस्ट करके वहीं पे ब्रश रखते हैं। ओपन, उसके ढकना भी नहीं देते हैं, सुबह कर रहे होते हैं फिर दोबारा। इस चीज़ का भी ख्याल करें। मसवाक उसके साथ कवर होता है, आप उसको वो कवर कवर भी नहीं करते ना, बच्चे भी बस ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो इनका ओरल लापरवाही। रात को सोते वक्त ओरल हाइजीन का ख्याल करेंगे तो आपके स्टमक के मल्टीपल चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। अब गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दो किस्म के स्टमक में होते हैं, ठीक है। अब जब वो ख़त्म होना शुरू होते हैं, जब आप फास्ट फूड खाते हैं और HCl जो तेज़ाब हमारा है अंदर, वो फिर कम होना शुरू हो जाता है जब उसको अच्छी चीज़ नहीं मिलती है। दुनिया की आबादी फॉर एग्जांपल 7 से 8 अरब अगर आबादी है, 50% को H pylori है। लोगों को नहीं पता। ये एक वायरस अंदर बैठ जाता है नीचे जहाँ पे तेज़ाब होता है वहाँ पे। कभी आपको कब्ज़ होती है, कभी आपको मोशन होते हैं, कभी आपको गैस होती है, और इतनी ज़्यादा, और हर दूसरे बंदे को आप ये सिम्टम ले सकते हैं। बैड बैक्टीरिया मतलब वो कहते हैं जी मोशन है तो मोशन हो ही जा रहे हैं, कब्ज़ है तो कब्ज़ ही हो ही जा रही है। तो ये हमेशा स्टूल में आप H pylori को टेस्ट करवाएं, ब्लड में हमेशा पॉजिटिव आता है। अच्छा, ब्लड में एंटीजन जो है वो स्टूल में आप H pylori को हमेशा टेस्ट करवाएं। ठीक है। तो उसकी मेडिसिन अपने डॉक्टर से पूछ के आपने खानी है। मगर जो हमने सौंफ वाला बताया वो उससे भी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। मैं तो हैरान हूँ लोगों को कि H pylori को भी उसने बेहतर किया। अब आधी आबादी दुनिया की H pylori में मुब्तला है। छोटा सा वायरस है, वो हमें पता ही नहीं, हम चेक नहीं कराते ना। हम इसी सिम्टम के साथ तो हम उसको जोड़ देते कि हाँ हो सकता है हमने रात को कुछ अच्छा ना खाया हो, इससे पेट खराब हो गया हो, या कुछ ऐसा खा लिया कि पेट सख्त हो गया। मगर तो हम बार बार मैं भी आपको यही अगर सिम्टम देख रहे हैं कि आ रहे हैं बंदे को, तो अपने स्टूल में आप H pylori को जो टेस्ट करा के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ब्लड में हमेशा वो पॉजिटिव होता है ज़्यादातर ना, ब्लड में पैसे ना ज़ाया करें, अपना खून ना ज़ाया करें। तो स्टूल में बेहतर होता है कि उसको अगर चेक कराया जाए तो वो। ये तो सारी अवेयरनेस की बात है ना, अगर हम अवेयर होंगे, प्रोग्राम हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होगी तो हम ऑब्वियसली ये टेस्ट करवाएंगे। बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि स्टमक के जो इशू हैं वो बड़े कॉमन होते जा रहे हैं। वजह क्या है कि हम उनकी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, जैसे कि अपनी नहीं रखते। ज़ाहिर है बच्चे, आप देखें, आप दाल सब्ज़ी पकाएं तो मुंह बना के साइड पे हो जाते हैं। तो मामा चिकन किधर है? अब वो चिकन जैसे खुद बने हुए, भागी दौड़ तो है ही नहीं, मोटापा हो जा रहा है, चिकन चिकन ही खा रहे हैं। हमारे घर में जो है ना वो ये अम्मा ने टिंडे बनाए, तो छोटा कहता है मैंने तो टिंडे नहीं खाए, जब देखो टिंडे बना रहे, जब देखो भिंडी बना रहे, मुझे जो है वो इसका चिकन का शोरबा चाहिए, मुझे वो बना के दे, मैंने उसके साथ रोटी खानी। तो ये हालात है। सीजनल फ्रूट और सब्जियां जो हैं वो आपके जिस्म की डेफिशिएंसीज को ख़त्म करती है। और जब मौसम जा रहा हो, ना वो सब्ज़ी खाएं ना वो फल खाएं, वो आपके लिए साइड इफ़ेक्ट कर देगा। सीजनल खाना, सीजनल स्टोरेज वाला जो भी फल फ्रूट खाएंगे वो आपको नुकसान देगा, उसमें केमिकल है, उसमें स्टोर किया होगा। ठीक है, 12 महीने सब कुछ मिल रहा है, सब मिल रहा है। वही जैसे आम का सीज़न है, ये फुल बच्चों को रोज़ाना एक आम 1 पाव का आप दे के नीम गर्म दूध दें, बच्चे एक्टिव होंगे, उनका नया खून बनेगा। ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं वो रोज़ाना आम खाएं और नीम गर्म दूध जो है चीनी के बगैर 1 चम्मच शहद डाल लें। आपका HB लेवल जो है 12-13 से ऊपर चला जाएगा। जब तक आपका ज़रूरी है कि मैंगो के साथ दूध पिया जाए, वो खून बनाने में मददगार होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुंह में किसी को ना पसंद हो तो कोई बात नहीं, मुंह में ना छाले बाज़ दफ़ा बन जाते हैं, थोड़ा गर्म होता है ना ये मैंगो से, तो वो छाले बन जाते हैं, वो ज़रा सूदिंग इफेक्ट करता है। जैसे कच्ची लस्सी होती है, आधा दूध आधा पानी डाल के वो पी लें, तो ये आपके सूदिंग। अब थोड़े दिनों बाद जामन आने वाला है, ठीक है, 5 से 6 जामन आम के बाद अगर खाते हैं तो वो उसको बैलेंस कर देते हैं। और डॉक्टर साहब कुछ लोग जामन बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, इससे भी नहीं, वो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, कम थोड़ा खाएं। मतलब 5-7 दाने शुगर पेशेंट भी खाए तो उसकी शुगर बड़ी कंट्रोल होती है। उसकी गुठलियाँ ना फेंकें, उसको सुखा के पाउडर कर लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम का, इससे बहुत शुगर की दवाइयाँ बनती हैं। कुदरत ने हर चीज़ इसको में कहते हैं कि आम के माशाल्लाह। आम गुठलियों के दाम, गुठलियाँ भी काम आ रही हैं और वो आप पल्प भी खा रहे हैं। तो ये है कि पल्प आप खाएं, गुठलियाँ डब्बे में स्टॉक करें, उसको सुखा के इसका पाउडर कर लें, तो वो सारी आप खा सकते हैं। अब ये अनार का सीज़न आएगा, अनार खाने के बाद उसके जो पत्ते हैं, छिलके हैं, वो ना फेंकें, उसको खुश्क कर लें, उसको ड्राई करके रखें। वो मोशन की बहुत बड़ी दवा,
جس کو لوز موشن ہو آدھا چمچ پانی کے ساتھ لے لے, اس کے موشن ٹھیک ہو جاتے ہیں. گولیوں کی ضرورت ہی نہیں. جتنے پتے ہیں, اب یہ آم کے پتے ہیں جو نیچے گرتے ہیں, اس کو دھو کے اچھی طرح اس کو پاؤڈر کر لے, آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام, یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم سست ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں مارکیٹ سے دوائیاں مل جائیں گی, بس وہ گولیاں ہم کھا لیں گے, ٹیکے لگوا لیں گے, لیکن یہ آرگینک چیزوں کی طرف نہیں. اب لوکارٹ دیکھیں کم سیزن کے لیے آتی ہے, 1 مہینہ تقریباً, بہت کم, 1 مہینے سے بھی کم. اب اس کے جو پتے ہیں, اس کا جو کہوا پینتا ہے اس کا شوگر ٹھیک ہوتا ہے, اس سے کتنی دوائیاں بن رہی ہیں. آپ لوکارٹ کے سیزن میں روزانہ لوکارٹ 5-7 دانے کھائیں, اس کے پتوں کا جو ہے وہ قہوہ نکال کے پئیں, آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جاتی ہے. لوگ نہیں کرتے. شوگر میں تو ہم نمبر 1 ہیں, تو اس کا علاج تو بڑا ضروری ہے. یہ جو اسٹمک میں السر شروع ہو جاتا ہے, اس کی ابتدائی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں, کیسے ہم محسوس کریں؟ دیکھیں بعض دفعہ تو ہوتا ہے کہ خون آنا شروع ہو جائے منہ کے راستے نا. اچھا. جو آپ کھاتے ہیں وہ پھر کئی دفعہ الٹی بھی ہو جاتی خون کی الٹیاں ہے, کرنا, گیسز بہت زیادہ بنتی ہے, برننگ ہو جاتی ہے, سینہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 3 قسم کے السر ہوتے ہیں. ڈیوڈینم السر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی آنت کا, بڑی آنت کا, ٹھیک ہے, اور گیسٹرائٹس السر. تو اس میں اینڈوسکوپی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے کیمرہ ڈال کے اندر چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے کوئی سوراخ تو نہیں ہے, کوئی زخم تو نہیں ہے معدے میں. تو وہاں سے پھر وہ خون رس کے آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اینڈوسکوپی ایک بڑا مشکل سا ٹیسٹ ہے, بہت تکلیف دہ عمل ہے. گلے لوگ میں بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی اوپر نیچے مہینے میں 3-4 دفعہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے. وہ کافی ہاریبل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاسٹلی بھی ہے. پھر پیشنٹ کی ہمت ہے, ڈاکٹر کی بڑی ہمت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بچیں, زپ لگائیں, اپنے ہونٹوں کو زپ لگائیں, اور اپنے ڈاکٹر خود بنیں. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے ڈاکٹر خود بنے, کہ آپ چیک کر لیں کہ آپ 2 روٹی صبح دوپہر شام کھا رہے ہیں, 6 روٹیاں, اس کو 1.5 روٹی کر دیں, کچھ دنوں بعد 1 کر دیں. آپ کا سٹومک اس کو سہ جائے گا. آپ اس کے الٹرنیٹ بھنے ہوئے چنے کھا لیں, پیٹ بھرنا ہے. سیلڈ کا باؤل کھائیں, سیلڈ کھائیں, اسٹیم کیا چکن کھا لیں, فش کھا لیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں, روٹی کاربز جب آپ کھاتے ہیں تو شوگر میں پہلے نمبر پہ ہیں, 4.5 کروڑ عوام. تو اس میں یہ ہے کہ شوگر کا پیشنٹ تو ریورس کر سکتا ہے اگر وہ زپ لگا لے کہ میں نے یہ چاول اور روٹی اتنی مقدار میں نہیں کھانی, تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. مگر یہ کہ آپ ایک دم بیٹھ کے 4 روٹیاں کھا لیتے ہیں, تو پھر شوگر کے پیشنٹ کو چھوٹے پورشن کھانے چاہیے اور 6 دفعہ کھانا چاہیے. تھوڑی تعداد میں, مطلب آدھی روٹی کھائی, سالن کی 2 پلیٹیں کھا لو, آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ 1 پلیٹ سالن کھا لیں, روٹی نہ کھائیں, سیلڈ کا بڑا باؤل کھا لیں, ½ کلو کا بنا, وہ فائبر ہے. وہ آپ نہ کہ آپ روٹیاں زیادہ, آپ کی گٹ ہیلتھ کو بہتر کرے گا. گلوکوفیج ایک ایسی دوائی ہے جو کہ آپ کو گیس پیدا کرتی ہے, اور شوگر کی ایک ہی دوائی دنیا میں یہ کامیاب ہے. باقی جتنی بھی ہیں $1 ملین کی دوائیاں ہیں جو کہ سائیڈ افیکٹ ہے. اچھا, یہ سائیڈ افیکٹ سے مجھے یاد آیا, ہمیں ذرا بھی اسٹمک کا کوئی ایشو ہوتا ہے, تذابیت ہوتی ہے یا درد محسوس ہوتا ہے, بھاری پن ہوتا ہے, تو ہم وہ جو اسٹمک کے کیپسول کا آپ نے ذکر کیا, ہم فوراً سے دوائی کھا لیتے ہیں, وہ کیپسول لے لیتے ہیں, یا کوئی اینٹی بایوٹک وغیرہ ہم وہ لے لیتے ہیں. تو ہر بار اسٹمک اگر ہم بھاری پن فیل کریں یا کوئی تذابیت, کوئی بھی ایشو ہو, تو ہر بار کیپسول لینا یا اینٹی بایوٹک لینا جو ہے یہ صحیح ہے, اور ہر ایک کے لیے یہ تو اینٹی بایوٹک تو دیکھیں آپ کے WBCs RBCs کو تباہ و برباد کر, آپ کا بیلنس خراب کر دیتا ہے. ایک اچھا فزیشین جو ہے بلڈ CP سے آپ کی پوری باڈی کا انالیسس کر سکتا ہے. 400-500 روپے کا ٹیسٹ ہے, وہ بھی نہیں ہم کراتے. بالکل ایسے ہی. 6 مہینے سال کے بعد کرانے کے بعد اپنے فزیشین کے پاس جائیں, انہیں دیکھیں یار یہ کس نہج میں جا رہا ہے, کینسر کا پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کا معالج جو ہے وہ کافی کمپیٹنٹ ہے تو بلڈ CP سے بہت ساری چیزیں اخذ ہو جاتی ہیں, تو وہ نہیں لوگ کراتے. جو اتنا سستا ہے, سستا صحیح ہے, تو وہ یہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں پہ مفت ہے, تو وہاں چلے, گورنمنٹ ہاسپٹل تو obviously, تو وہاں پہ جا کے کم از کم ہیلتھ ایشوز کے اوپر کمپرومائز نہ کیا کیجئے. سال میں 1 سے 2 مرتبہ اپنے ٹیسٹ سر سے پاؤں تک ضرور کروا لیں کہ آپ کو ہے. کوئی بھی تہوار آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, جی, ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے ہم نے شاپنگ کرنی ہے اور فلان جگہ سے جا کے ہمیں یہ کپڑے خریدنے ہیں, لیکن ہیلتھ کی بات کی جائے تو ہم نے بالکل اس کو نظر انداز کیا. انٹل انلیس ہم کسی میجر بیماری میں کوئی ایشو میں مبتلا نہ ہو جائے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں. ہم نا گھر میں بہت ساری چیزیں کرنے کے شوقین ہوتے ہیں نا. ہر گھر میں ایک میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے, کارنر کے اوپر اس میں دوائیاں ہم نے اکٹھی کی ہوئی. ہم ٹھیک ہونے کے باوجود وہ دوائی نہیں پھینکتے, کہ بعد میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ والی دوائی کھا لیں. سیرپ کے اوپر ایکسپائری تو 2 سال کی ہے, مگر اس میں ایسی گیسز کر کے اس کو سیل بند کیا جاتا ہے کہ جب آپ کھول لیتے ہیں تو اس کو نا ودن 2 ویکس 3 ویک میں ختم کرنا ہوتا ہے. ایکسپائری 2 سال کی ہے, وہ اس لیے کہ وہ ٹائٹ ہے,
ओके, ये लोगों को नहीं समझ, ठीक है। और गोलियां आप देखें कि बाज़ गोलियों में लाइन लगी होती है, हाँ, तो वो उसका मकसद ये होता है कि अगर 100 मिलीग्राम है ना, 50 इधर है 50 इधर है, ओके, ठीक है। वो आप हमेशा तोड़ के खाया करें, ठीक है जी। अब किसी गोली में अगर लाइन नहीं लगी हुई तो उसको नहीं तोड़ना, वो सारी की सारी एक में ही उन्होंने सेट की होती है, ये भी लोगों को नहीं पता, उसको भी तोड़ के खा कहते हो गोली बड़ी है पूरी खाई जब जाएगी। वो मुनासिब तो नहीं टूटेगी ना, हाँ। आपने कौन सा फरमा रख के उसको ऐसे करते ना, अब 20% इधर आ जाएगा, 80%, तो वो 80% आपने खाया नहीं, 20% आप खा रहे, फिर कह रहे आराम नहीं आ। हाँ, तो ऐसी गोलियां नहीं तोड़नी जिनमें लाइन नहीं, ओके, जिसमें लाइन है उसको आप तोड़ सकते उसको तो उसमें 50% जो है ना वो मेडिसिन होती हैं। तो स्टोमिक की बीमारियां के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम जो उठना बैठना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, फियर, तम्बाकू नोशी, मुख्तलिफ नशाजात, ये सब स्टोमिक को ख़राब करके आपके लीवर को डैमेज कर रहे हैं। हमने रोज़ाना जो है वो देसी घी तो बहुत मुश्किल, मतलब एसेंस ही डाल के देसी घी बेचा जा रहा है, असली तो 6,000 रुपये किलो है। देहातों वाले खुशकिस्मत है जिनके गाय भैंसे उनको 2,000 रुपये किलो में देसी घी कहाँ से मिलता है? 5 या 6,000 रुपये किलो असली देसी घी है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये डालडा ही खा रहे हैं, तो उससे बीमारियां, आपके दिल की नालियां, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके हाई हो रहे हैं, ठीक है। वो फिर ये एक्सरसाइज भी नहीं है ना साथ के, चले कुछ गुजारा हो जाए। हार्ट अटैक यंगस्टर्स में क्यों आ रहा है कि वो यही हैवी चीज़ें खा रहा है, खून की नालियाँ बंद हो रही हैं, एक्सरसाइज नहीं है, रात रात जाग रहा है, मोटापा उससे हो रहा है। अब एंडोर्फिन, डोपामिन आपके खुशी के हार्मोन है, वो ख़त्म ही हो गए। उसने ना कार्टिसोल लेवल हाई कर लिया गुस्से वाला, अपने आप को भी फैटी कर लिया। खुशी वाले हार्मोन खत्म हो चुके हैं, गुस्से वाले जो है उन्होंने हम पे कब्जा जमा लिया। तो ज्यादा बच्चों को आप देख लें, आपकी बात बर्दाश्त नहीं करते, नहीं कर, चिड़चिड़ापन का शिकार है, फौरन से चौथी पांचवी क्लास का बच्चा दूसरे कमरे में चला जाता है दरवाजा मार के, मनाने जाओ तो कहते मैं बोलता ही नहीं जी। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बच्चों कैसे ना, मेरे घर में भी तो 3 साल के बच्चे अगर कुछ चीज उसकी बात ना माने, उसके हाथ में जो चीज होगी वो पटक के मारे, और वो भागते हुए गुस्सा करके नाराज हो। अपना नाक मुंह बचाना चाहिए, नाक पे भी मार देते हैं, मुंह पे मार देते हैं। अपने आप को भी बचाना है। तो डॉक्टर साहब दवाइयों का मैं पूछ रही थी, तो ये फौरन मतलब कोई भी इशू विदाउट कि एक डॉक्टर के पास नहीं गए, कंसल्ट नहीं किया, हमने चेक नहीं करवाया, तो बस कोई भारीपन हुआ है, ज़रा सा दर्द हुआ है, तो हमने घर में कैप्सूल पड़े हुए हैं या कोई एंटीबायोटिक पड़ी खा ली, एक तो जी उसमें ये कि ये तो इंतहाई ख़तरनाक है ना। जो 3 हर्ब्स हैं वो हम बताते हैं, मेरी वो वीडियो 2.7 मिलियन पे है, 27 लाख लोग देख चुके हैं, उनको फ़ायदा होता है 50 बीमारियों का। ये आप जो हमें बताएंगे ना, ये ब्रेक के बाद ज़रा डिटेल में बताइएगा, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि दवाइयों के अलावा इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। देख रहे हैं सच सवेरा, आज का आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे आपके हेल्थ के हवाले से, यानी कि स्टमक इशू जो बड़े कॉमन होते जा रहे हैं, तो कैसे इनका इलाज यकीनी बनाया जा सकता है, अपने स्टमक के हेल्थ का ख्याल हमने किस तरह से रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए और कौन सी ऐसी ग़िज़ा है, ऐसे खुराक है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, और छुटकारा दवाइयों से कैसे हासिल किया जा सकता है, इसी पे बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब आप हमें बताने जा रहे थे, किसी ने नहीं अपना हम कोशिश तो कर देखें, हमारी जिम्मेदारी जो हम पे फ़र्ज आयद है वो हम अपना पूरा कर रहे हैं। अब कोई उस पर अमल करे ना करे ये उसकी मर्जी, लेकिन हम तो जवाबदेह होंगे ना कि हमने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया था, बताया था। तो आप हमें कुछ दवाइयों से हट के कुछ बताने जा रहे थे। ये है कि वो 3 से 4 चीज़ें आपके किचन में पड़ी होती हैं। एक पाव अदरक लेना है आपने, पड़ा हुआ है, उसको छील लें, देसी अदरक हो, वो चमक वाला ना हो जिसमें तेजाब से धोया होता है, वो ना हो, ठीक है। अब वो पता कैसे चलेगा ये देसी? मिट्टी लगी होती है, जो देसी होता है ना छोटा, तो मिट्टी जो बहुत ज़्यादा चमक होगी ना उसको तेजाब से धोया, वो हम अक्सर मार्ट से लेने जाते हैं, वहाँ तो चमक ही रहा होता है। नहीं वो ना ज़्यादा लें, ठीक है जी। 1 पाव पुदीने की पत्तियाँ, ये इसकी डंडियाँ नहीं लेनी, 24 गड्डियाँ लेंगे तो 1 पाव पत्तियाँ निकलेंगे, ठीक है जी। सिर्फ पत्तियाँ जी, पत्तियाँ। और खुश्क अनारदाना, जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, वो 2 चुटकी अनारदाना मुंह में रख ले, उसका बीपी उसी टाइम डाउन हो जाएगा। ये भी टिप है, ठीक है। अब तीनों को आपने ग्राइंडर में डाल के ना पेस्ट बना लें, पानी, मिर्च, मसाला, नमक कुछ नहीं डालना, और 1 फूल जो है लहसुन का, जिसमें 5-6 तुरियां होंगी, ठीक है। लहसुन अब कौन से वाला? देसी। वो 5-6 तुरियां डाल के इसको ग्राइंड कर ले, और ये एक पेस्ट बन जाएगा। डब्बे में डाल के इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं, बाहर फंगस लगेगा। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, ये 50-60 बीमारियों का अकेला हल है, इंक्लूडिंग योर स्टमक एंड योर ब्लड प्रेशर एंड योर जॉइंट्स पेन। ये बड़ी और खौफखान जिससे गुस्सा बहुत आता है, एंजाइटी, उसको भी ये कवर करता है, ठीक है। और ये
ऐसी और हर टाइम किसी लोगों को आपने मैं भी सुना होगा कि हमें बुखार रहता हाँ है ना टेम्परेचर, बॉडी पेन, उसको ये बहुत ज़बरदस्त ठीक करता है। पुराने से पुराना बुखार आपका खत्म। ना एंटीबायोटिक ना मैदे के कैप्सूल, कुछ नहीं खाएंगे, विद इन अ वीक आप इसके आदी हो जाएंगे। बिटर टेस्ट आएगा 2 दिन, क्योंकि हम मिर्च मसाले तेज़ खाते हैं ना, तो उसमें 2-3 दिन के बाद आप आदी हो जाएंगे। अगर नहीं खाना खा रहे, रोटी नहीं खा रहे, तो आप वैसे ही 1 चम्मच खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपका वेट लूज करेगा। ये तो बहुत मतलब ये बहुत ही क्लास की चीज़ है, इसको कभी ज़िंदगी में घर से ख़त्म ना करें। डॉक्टर साहब, किसी कोई भी चीज़ खिलानी है ना, मुझे जो अंदाज़ा होता है वो ये कि आप उसमें ये बताएं कि आप खूबसूरत होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका वेट कम, हाँ वेट कम होना शुरू हो जाएगा, तो देखेगा हर चीज़ हम खाएंगे। तो मार्केट में मैंने तभी बताया कि महविश 2.7 मिलियन पे गई है। ये ब्लॉटिंग की मेरी जो है ये वाली, ये सारी दुनिया में पहले नंबर पे है। गुड। मतलब सब डॉक्टर्स ने बनाई है ब्लॉटिंग के ऊपर, मगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइकिंग की और नीचे कमेंट्स भी हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो कहने का मकसद है कि ये तो एक साइड इफ़ेक्ट से पाक चीज़ें हैं, आपके सराउंडिंग में फिर रही होती है, आपकी फ्रिज में सड़ जाती हैं, आप यूज़ ही नहीं करते। पता होगा तो यूज़ करेंगे ना। डॉक्टर साहब, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ऑर्गेनिक और हर्बल वाली, ये तो हम कोई बहुत ही अच्छा होगा जो ये घर में बना लेगा, वरना तो हम सुस्ती का शिकार ही, हम कहते हैं डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवा लेते हैं, वही इलाज कर लेंगे। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई स्टमक का ये जो इश्यूज़ आते हैं, क्या इसका कोई जदीद इलाज आया? जदीद बहुत सारे इलाज हैं। मैदा छोटा भी कराया जा रहा है, ऑपरेशन करके जी छोटा कर दें, टमी टक कर दें, ठीक है। उसके साइड इफ़ेक्ट बाद में आए हैं लोगों को, ना करवाएं। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप खुद बस तो कोई नेम बदल नहीं फिर कहेंगे मुंह को जिप लगा लें तो आपका खुद ही ऑपरेशन हो जाएगा। तो नहीं, मतलब इतनी आप मुश्किल से 5-10 लाख रुपया लगा के टमी टक करा रहे हैं, वो फिर से तो फिर वो आपको खाने पोर्शन आप छोटा करा रहे हैं ना, जहाँ पे 2 रोटियां 3 जानी थी, वहाँ पे आधी रोटी वाला पोर्शन, ठीक है। आपका मोटापा उसी जगह पे ही है, जब आप नहीं खाएंगे तो खुद ही पतले हो जाएंगे। तो वो आप घर पे भी कर सकते हैं। आपका जो कार्ब्स है वो कम से कम खाएं, प्रोटीन ज़्यादा खाएं। ठीक। अब इंसान का बुढ़ापा कहाँ से शुरू होता है? पाँव से। जब आपकी प्रोटीन ख़त्म होती है बॉडी से, आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो आप प्रोटीन ज़्यादा खाएं, गोश्त तो उबाल के खा लें। ओके, मिर्च मसाले ना डालें, मतलब चिकन को अपना इसमें स्टीम कर ले। फिश 12 महीने खाएं। हमने सर्दियों के लिए फिश रखी, उस पर टैग लगा दिया कि वो सिर्फ सर्दियों में खानी है। तो वो आपके लिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 दिलो दिमाग को आपके ताकत देती है। आप ये चीज़ें खाएं, आपकी स्किन के लिए उसकी जो चमड़ी है वो कितनी ज़बरदस्त है। तो वो स्टीम की भी आप वो खा लें, उसमें कोई मसला नहीं है। अब जैसे ही आप फ़ौरन कैप्सूल मैदे के खाते हैं या एंटीबायोटिक खाते हैं, तो आपके जिस्म की सारी केमिस्ट्री ख़राब होती है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये 300 रुपये का नुस्खा है और आपकी 50 बीमारियों का हल है। आपने अगर 3 महीने इसको खा लिया, अपना वेट देखें किधर है, आपका स्टमक और आपका चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, कितना खूबसूरत हो तो जाएंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएंगी चीज़ें। आपके जॉइंट्स पेन देखें, हर बच्चे को भी है, सबको, और ये बच्चे बूढ़े जवान हर बंदा ये खा सकता है, उसको कोई मसला नहीं। अच्छा, हर एज ग्रुप का जो है वो इसको खा सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जिससे हम खास कर जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, यहाँ मीडिया पर्सनस की बात करें, तो ये जो चीज़ है ना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी चाय। इसके बगैर हमारी आंख नहीं खुलती है। सो चाय कॉफ़ी जो लोग एक तो नाश्ते के बाद पीते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये रुझान होता है, रूटीन होती है कि वो कहते हैं कि हम तो सुबह उठते ही नहार मुँह जो है वो ब्लैक कॉफ़ी या चाय, ये चीज़ें हमें पीना पसंद है। तो क्या ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल या खाली स्टमक जो है वो चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है उससे भी ये मैदे के जी महविश, ये ना स्टिमुलेटर है, ये आपके स्टमक को ख़राब करते हैं। एम्प्टी स्टमक जो है ना, आप ना कॉफ़ी लें ना चाय लें। ओके, कुछ ना कुछ खा लें पहले। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों को आदत पड़ी, वो इतनी पक्की आदत है कि उसके बगैर वो कुछ भी नहीं करते। कि कॉफ़ी है तो कॉफ़ी होनी चाहिए, ये है अपना चाय है तो चाय, कोई कहवा पी रहा है, ठीक है। तो ये हार्मफुल है जब आप ये चीज़ें लेते हैं, ये आपके स्टमक के लिए अच्छा है। खाली स्टमक, जी बिल्कुल। और अगर स्टमक पे कुछ हमने डाला हुआ है, कुछ वो तो जाहिर है आपने नाश्ता किया तो चाय तो पता नहीं क्यों हमने ब्रांड बना लिया कि नाश्ते के साथ चाय लाजमी होनी चाहिए। हालांकि वो चीज़ें जो है ना वो हजम नहीं कर रहा होता। इसमें आयरन जो है वो फिर निकल जाता है। जब आप खाने के बाद फ़ौरन चाय पीते हैं वो बहुत हार्मफुल। तो यदि आप दिन में आप कितनी सजेस्ट करते हैं कि चाय या कॉफ़ी अगर आपने लेनी है तो कितने कप पी सकते हैं? अंडा, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब
اس के कोई हेल्दी बेनिफिट नहीं है ना कि मैं अब बताऊं। वो जो एडिक्शन हुई है कि चाय पीते वो हैं, हमारा एडिक्शन दिल, तो फिर दिमाग, ये है आंखें कि खुल जाती है। जैसे तो देखें बाज़ लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ कि घंटे में 3 कप पी रहे हैं, 2 कप पी रहे हैं, ठीक है, सुबह और शाम। अब शाम 4 बजे की भी चाय के साथ हमने मुंसलिक कर दिया कि 4 बजे चाय होनी चाहिए। तो 5 बजे पी लें, 6 बजे लेकिन यानी आपने कहा बिल्कुल चाय नहीं पीनी आप चाहिए। कोशिश करें कि दूध में ना उसका कलर चेंज करने के लिए थोड़ी सी पत्ती डाल के ना और सब्ज़ इलायची लाजमी डालें, ये आपकी एंजाइटी को ख़त्म करेगा, आपको डीप स्लीप देगा। हाँ, सब्ज़ जिन लोगों इलायची को बहुत एंजाइटी है 2 इलायचियाँ सुबह, 2 इलायची शाम चबा के पानी के साथ ले लें, आपको पुरसकून नींद आएगी, क्या आपकी एंजाइटी ख़त्म होगी। एंजाइटी ख़त्म होगी तो आपका स्टमक अच्छा वर्क करेगा। तो जल्दी रात का खाना खाना है, उसके बाद जो है वो ये नहीं कि आप दावतों के ऊपर 11-12 बजे जाते हैं और 2 बजे तक खाना खा रहे हैं। शुगर के पेशेंट के लिए वो जहर एक कातिल है कि वो 8 बजे के बाद कुछ खाए। सही। तो शुगर का पेशेंट ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, शादियों पे जाके मीठे की 3-3 4-4 अच्छा, ये भी डिशें खा, डॉक्टर साहब इट्स अ नेचुरल कि जिस चीज़ से मना किया जाए क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है। क्रेविंग ज़्यादा होती है, हम वो ज़्यादा खाते हैं। पानी का जो इस्तेमाल है, क्या पानी कम पीने से भी जो हमारे स्टमक का जो निज़ाम है वो मुतासर होता है? एक तो मैं भी साफ़ सुथरा पानी जो है वो पीना बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि इस गर्मी के मौसम में 12-14 गिलास पिए। जब से प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में आया हमारे मैदे ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि दूध आ रहा है प्लास्टिक में, दही आ रहा है प्लास्टिक में, रोटी आ रही है प्लास्टिक में, तो वो भी कैंसर काज कर रहा है। पानी की बोतलें भी प्लास्टिक। मैदे का कैंसर बहुत आम हो गया है। हमने कभी बचपन में सुना ही नहीं था कि स्टमक कैंसर है किसी को, ठीक है। अब मैदे का कैंसर बहुत आम हो गया है। घरों में प्लास्टिक को कम से कम जगह दे, आपका स्टमक जो है वो बेहतर होगा। पानी को उबाल के 15 से 20 हज़ार रुपये अपने बचाए महीने के, जो आप मिनरल वाटर ख़रीद रहे हैं, अब वो भी प्लास्टिक की बोतलों में है। अल्ट्रा वायलेट शुआएँ उसके अंदर सारा दिन पड़ रही हैं, क्योंकि बड़ी दुकान के अंदर एसी लगा हुआ है। सबसे पहले पानी की बोतलें बाहर रखता है वो, डायरेक्ट सूरज पड़ता है, हम 400-500 रुपये दे के वो गंदा पानी घर ला के पीते हैं, उसमें यूवी आ गया, अल्ट्रा वायलेट शुआएँ, वो आपको कैंसर काज करती है। आप 2-3 उबाल स्टेनलेस स्टील के बर्तन में उसको उबाल के ठंडा होना दें रात। कंपनीज़ हैं, जैसे मेरे घर में भी पानी आता है, तो वो जो कंपनीज़ है वो दिन में पानी सप्लाई नहीं करती, सिर्फ रात को पानी देने आते हैं। मगर ये कि इतनी हम एहतियात नहीं कर सकते। अब इनके ट्रक भी ओपन है ना, वो कौन से एसी वाले, सारा दिन धूप पड़ते पड़ते आपके घर में भी दे जाते हैं। कहीं ना कहीं तो है। दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक तो प्लास्टिक में ही है ना, चाहे वो रात को करें या दिन में करें। हाँ, नहीं, वो आपने सूरज की वो बात की, वो अल्ट्रा वायलेट तो आएंगी उसमें ना, उसमें ये है कि वो भी कैंसर का, स्किन कैंसर भी बहुत हो गया। ये भी देखें, स्टमक और स्किन कैंसर, वो तो हमारे ये अजीबोगरीब केमिकल जो स्किन पे लगा रहे होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें ये है कि अपने आप को कोशिश करें घर में पानी उबाल के रात को ठंडा करें, सुबह मलमल के कपड़े से छान के, तो उसको घड़ा, मिट्टी के बर्तन फिर आ गए, मिट्टी का कूलर भी आ गया, उसमें ना बैक्टीरिया नहीं आता। मिट्टी का गिलास रखें, प्याला रखें, मुझे तो उसमें मज़ा आता है पानी पीने का, प्याला जो होता है, तो वो अगर आप पीते हैं, आप जितने भी गिलास अच्छी तरह साफ़ करें फिर भी बैक्टीरियाज रह जाते हैं, वायरसेस रह जाते हैं। तो अब मिट्टी के बर्तनों में दुनिया वापस आ रही है। मिट्टी की हांडी में खाना बनाया, उसका जायका ही और होता है, बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है उस पर खाना बनाना, लेकिन ये है कि टेस्ट उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। डॉक्टर साहब, ये जो दही और लस्सी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम इनसे ऑब्वियसली ऑर्गेनिक या जो एक्चुअल में ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं उनसे तो हम दूर ही जा रहे हैं। अब भी हमें, अब देखिए मार्केट जाएं, हमें वो दही के डब्बे मिलेंगे और वो जो लस्सी है वो भी आपको बोतलों में मिलेगी। तो वो क्या उसकी तासीर या उसका जो असर हम कहते हैं कि एक वाकई असल दही लस्सी में वो उसमें मिलेगा? जिसमें मैं भी एक्सपायरी आएगी वो केमिकल है। शहरों में तो वही मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि कूंडे का दही सबसे बेस्ट है। हाँ, जो कि मिट्टी वाला कूंड है, फिर अब स्टील के वो आ गए, उसमें बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे वो कोशिश करें कि जो जमाया हुआ दही है घर में या बाज़ार में वो लें। ये डब्बों का जो है ना, इसमें केमिकल है, एक्सपायरी 1-1 साल की। जो आपने बाज़ार की बात की ना, जो खुद से जमाया हुआ है, उसके टेस्ट में भी बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है ना, उसमें आपको पता नहीं वो दूध वाकई में असल खालिस दूध है या वो केमिकल वाला दूध है। अब आप वो यूरोप में चले जाएं या सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, 3-4 दिन की एक्सपायरी है दूध और दही पे, हमारे 1-1 साल की है। फिर हम ठीक हैं कि वो ठीक हैं?
وہ اوریجنل چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ لسی اوریجنل ملاوٹ شدہ چیزیں, رشتوں میں ملاوٹ, باتوں میں ملاوٹ, کھانوں میں ملاوٹ, کہاں جائے بندہ. فروزن فوڈ کا گھر میں اسٹاک ہے, اس سے بھی اسٹامک بچوں میں قبض بہت زیادہ ہوگی. یہ الامراض اس کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو قبض ہو جائے گی, وہ سست ہوں گے, سر میں درد رہے گی, کسی کام کے نہیں رہیں گے. جیسی آپ برگر, بریڈ, پیٹیاں یہ بنا کے بچوں کو کھلا رہے ہیں نا, یہ صحت مند چیزیں نہیں ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ہم نے ڈفرینٹ بیماریوں سے اوبیسلی اپنے آپ کو بچانا ہے, خاص کر اسٹمک کے جو ایشوز ہیں, اس سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی ایک آدھی ایڈوائس, کوئی ہیبٹ, کوئی ایسی چیز بتا دیں. ہیبٹ تو یہی ہے کہ کھانا کھا کے کوشش کریں کہ آدھے گھنٹے بعد کچھ قدم آپ لوگوں نے 700 قدم تو لازمی ہے, ورنہ تھوڑا بہت زیادہ بھی چل لے. صاف پانی کا استعمال کریں. اسٹاک کی ہوئی چیزیں, کیمیکل والی چیزیں جو ہے نا وہ نہ کھائیں, اور جن کی ایکسپائری کم ہے وہ آپ گھر میں رکھیں, اور بچوں کو گھر میں تازہ چیزیں بنا کے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کے تشریف آوے کا. ناظرین اوبیسلی آپ نے صحت کے حوالے سے ضرور عرض سنا, اسٹمک کو کس طرح سے آپ نے محفوظ رکھنا ہے, کیسے اس صحت کا خیال رکھنا ہے, وہ آپ نے سن لیا. تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, وہ چیزیں کھائیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوں. ناظرین یہ ہمارا آج جو ہے وہ آخری پروگرام ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کل سے محرم الحرام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, تو اس کا احترام جو ہے وہ اوبیسلی ہم سب پہ لازم ہے. اس کو آپ صرف ایک مخصوص طبقے کے ساتھ نہ جوڑیے گا کہ یہ شیعہ نہیں اس کا احترام کرنا ہے, یا انہی کا ہی کام ہے کہ وہ مجالس اور محفل کرے. یہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اہل بیت طہار کے جو ہے وہ احترام کریں, اور محرم کا احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ اس میں عبادات کریں, اس میں جو نیاز ہے وہ بہت زیادہ آپ تقسیم کریں. مجالس محفل آپ بھی کروا سکتے ہیں, بیکاز الحمدللہ وی آر مسلم. تو کوشش کریں کہ آپ اس محرم میں ایسا کوئی کام, ایسی کوئی بات, ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس کی ناراضگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. تو انشاءاللہ 10 محرم کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.